हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आई विल पर, जिसमें कि हम कर रहे थे मंथली क्वेश्चन एंड आंसर की सीरीज़। और अब हम आ चुके हैं अपने दिसंबर के करंट अफेयर्स पर। ठीक है, इसका है फर्स्ट पार्ट। टोटल हम किसी भी मंथ के 100 करंट अफेयर्स करवाते हैं जो कि हमें लगते हैं कि जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं, पेपर में आ सकते हैं, और उसका पूरा थोरो एनालिसिस करते हैं। ठीक है, अगर आपने हमारा ज्योग्राफी का 8th लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ जो भी करंट अफेयर्स देख रहे हैं ज्योग्राफी का 8th लेक्चर देखना, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें कवर करवा दी गई हैं करंट अफेयर्स की। ठीक है, तो आज हम आ जाते हैं अपने दिसंबर के फर्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, ज़्यादा देरी ना करते हुए, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर विजिट कर सकते हैं। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और वहाँ से आप इसकी हार्ड कॉपी या मतलब सॉफ्ट कॉपी जैसे भी आप पढ़ते हैं आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला लेक्चर और पहले लेक्चर का पहला क्वेश्चन। फर्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ओडिसी डांस फॉर्म। ओडिसी डांस फॉर्म के बारे में हमें इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बतानी है। द फर्स्ट है, द आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस ऑफ दिस डांस फॉर्म डेट्स बैक्स टू 5th century BC, is found in the caves of Udayagiri and Khandagiri. Second है, the नाट्य शास्त्र mentions ओधरा मगधा. थर्ड है, the गीता गोविंदा provided the themes for this dance. देखो, ओडिसी डांस फॉर्म, सबसे पहले ओडिसी डांस फॉर्म के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो इसके आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस है ना, वो 5th century BC से नहीं, वो 2nd century BC से हमें मिलते हैं। कहाँ से? उदयगिरी एंड खांडीगिरी केव्स। उदयगिरी और खांडीगिरी केव्स मैंने एक बार पहले भी शायद करंट अफेयर्स के ही सीरीज़ में करवाया हुआ है कि उदयगिरी और खांडीगिरी केव्स कहाँ पे हैं? ये उड़ीसा में है, भुवनेश्वर के पास उड़ीसा में है ये उदयगिरी एंड खांडीगिरी केव्स। ठीक है, तो ये हो गया कि ये इसके जो एविडेंसेस हैं वो 5th century BC में नहीं, 2nd century BC में मिलते हैं। ठीक है, वन ऑफ द क्लासिकल डांस है ये। ठीक है, ओडिसी डांस क्या है? एक क्लासिकल डांस है। क्या है ये? एक क्लासिकल डांस है। और इसने बोला है कि सेकंड स्टेटमेंट, तो इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट है रॉन्ग हो गई, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग होगी, इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। इसका मतलब क्या है? सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। करेक्ट क्या है? नाट्य शास्त्र मेंशन ओधरा मगधा, जो नाट्य शास्त्र है उसमें मेंशन है ओधरा मगधा, ये बिल्कुल सही है। ओधरा मगधा जो है वो नाट्य शास्त्र में मेंशन है, और ये प्रीकर्सर है ओडिसी डांस का। ओडिसी डांस से पहले मतलब जो इसका जो जाना जाता था वो ओधरा मगधा के नाम से ही जाना जाता था नाट्य शास्त्र में, ओडिसी जैसे डांस फॉर्म को। ठीक है, तो ये क्या है? प्रीकर्सर है किसका? ओडिसी डांस फॉर्म का। ओडिसी डांस फॉर्म का ये क्या है? प्रीकर्सर है। और दूसरा जो नाट्य शास्त्र है ना, उसको 5th वेदा भी बोला जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नाट्य शास्त्र को क्या बोला जाता है? 5th वेदा भी बोला जाता है। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट है, ये बिल्कुल सेकंड स्टेटमेंट सही हो गई। थर्ड देख लेते हैं, द गीत गोविंदा प्रोवाइडेड द थीम्स फॉर डांस। जो गीत गोविंद है, गीत गोविंद किसने लिखी थी? आपको याद हो? जयदेव ने लिखी थी। किसने लिखी थी? जयदेव ने लिखी थी। कब लिखी थी? 12th century में लिखी थी, बहुत लेट लिखी थी। ठीक है, कब लिखी थी? 12th century में लिखी थी। तो उसमें भी इस डांस का मेंशन मिलता है। यस, उसमें भी इस डांस का मेंशन मिलता है। ठीक है, उसमें भी इस डांस का मेंशन मिलता है। मेनली जो ये डांस था ये कहाँ पे होता था? टेम्पल्स में होता था। मेनली ये डांस कहाँ पे होता था? टेम्पल्स में होता था। ठीक है, और इसमें मतलब मेन क्या है? ये जो डांस है इसमें इसकी दो बेसिक पोस्चर पे ये डांस बेस है। दो बेसिक पोस्चर्स पे ये डांस बेस है। उन दो पोस्चर्स के नाम है, एक है चौक और एक है त्रिभंगा। एक है त्रिभंगा। जो चौक है उसमें क्या होती है? पोजीशन जो है एक स्क्वायर फॉर्म में बन जाती है। ठीक है, एक स्क्वायर फॉर्म में बन जाती है, पूरी बॉडी बैलेंस टाइप होती है, और ये जो स्टैंड होता है इसको मैस्कुलिन स्टैंड भी बोलते हैं। क्या होते हैं? मैस्कुलिन स्टैंस भी बोलते हैं। इसमें बॉडी जो है स्क्वायर शेप में, मतलब जो भी डांस करता है वो कर लेता है। त्रिभंगा में क्या होता है? त्रिभंगा एक फेमिनाइन स्टैंस है। क्या है? एक फेमिनाइन स्टैंस है। और इसमें जो है, इसमें वही है, बॉडी थोड़ी सी डिफ्लेक्ट हो जाती है नेक से, टॉर्सो से और नीज से। ठीक है, लार्जली जो ये होता है, इनका जो थीम होता है वो लव थीम होता है, राधा एंड कृष्णा के बीच में। मेनली जो इनका थीम होता है क्या होता है? लव थीम होता है ओडिसी डांस का। ठीक है, एक और वेरी इंपॉर्टेंट मतलब दो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें। एक तो इसमें थे महारीज, एक तो इसमें क्या थे? महारीज। महारीज कौन थे? महारीज थे चीफ रिपोजिटर्स ऑफ डांस। ये कौन थे? जिन्होंने इस डांस को बचा रखा है। चीफ डिपोजिटर्स, रिपोजिटरी बोल रही हूँ, टॉप रिपोजिटर्स ऑफ
डांस, ठीक है। ये थे मेन महारीज बोलते थे। ओरिजिनली जो थे ये डांस टेम्पल्स में करते थे। कहाँ पे करते थे? ओरिजिनली ये जो डांस करते थे ये टेम्पल्स में करते थे, लेकिन बाद में किंग्स के कोर्ट्स में भी इनको एम्प्लॉय कर दिया गया था। इसीलिए जो ये डांस था उसने डिजनरेट करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि पहले इसका जो था रिलीजियस सिग्निफिकेंस था कि मतलब मेनली केवल और केवल उनके लिए था, फिर वो इंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए होने लग गया, तो ये जो डांस था वो डिग्रेड हो गया। तो किसने इसको बचा के रखा? महारीज ने। ये चीफ रिपोजिटर्स हैं इस डांस के। ओरिजिनली ये कहाँ करते थे? टेम्पल्स में करते थे। इसके बाद एक और आते हैं गोतीपुआज। गोतीपुआज क्या है? गोतीपुआज ग्रुप ऑफ बॉयज़ हैं जो कि ओडिसी डांस में ट्रेंड है। गोतीपुआज क्या है? ग्रुप ऑफ बॉयज़ जो इस डांस में क्या है? ट्रेंड है। इस डांस में क्या है? वो ट्रेंड है। और ये जो है इंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए भी करते थे, टेम्पल के लिए भी करते हैं, हर जगह करते हैं, ठीक है। उनको बोलते हैं गोतीपुआज। तो अगर टर्म आ जाए कि महारीज एंड गोतीपुआज आर रिलेटेड टू विच डांस फॉर्म, तो याद रखना कि महारीज एंड गोतीपुआज जो है वो ओडिसी डांस फॉर्म से रिलेटेड है, ठीक है। तो क्या आपको हर चीज़ पता चल गई? ठीक है। और एक और चीज़ याद रखना कि जो ये है ना कि इसका जो मेंशन है ये केवल और केवल गीत गोविंद में भी मिलता है, नाट्य शास्त्र में भी मिलता है, और एक जगह और पे भी इसका मेंशन मिलता है। उसका नाम क्या है? एक जगह और मेंशन मिलता है, उसको बोलते हैं अभिनय चांडलियर, चैंड्रिकर या चैंड्रिलियर कुछ ऐसा है, ठीक है। अभिनय चांडलियर, इसमें भी इसका मेंशन मिलता है, ठीक है। ये जो है इसमें भी मेंशन मिलता है। और खांडीगिरी और उदयगिरी जो केव्स हैं उड़ीसा में भुवनेश्वर के पास, वहाँ पे भी 2nd सेंचुरी BC के इनके आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है इस डांस फॉर्म के। नाट्य शास्त्र में भी इसका मेंशन है। नाट्य शास्त्र को 5th वेद भी बोला जाता है। प्रिकर्सर है ये ओडिसी डांस फॉर्म का, ठीक है। कौन? ओधा मगधा, ठीक है। और गीत गोविंद लिखी थी जयदेव ने 12th सेंचुरी में, और उसमें भी इस डांस के कुछ वो हैं फीचर्स हैं। और ओडिसी डांस फॉर्म में टू है महारीज इसको करते थे, जो इसके मेन रिपोजिटर्स थे जिन्होंने बचा कर रखा इसको, और गोतीपुआज हैं ट्रेंड हैं, ये भी इस डांस को करते हैं, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा इसका जो आंसर हो गया वो क्या हो गया? फर्स्ट नहीं है तो 2nd एंड 3rd सही है, तो बी आंसर हो गया इसका। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स आर गारंटेड बाय द शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट ऑफ 2006? कौन से जो राइट्स हैं वो इस एक्ट के अंदर प्रोवाइड किए गए हैं, मतलब किनको? इनको, ठीक है। तो देखो, इस एक्ट को जो शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट, इसको फॉरेस्ट राइट एक्ट भी बोला जाता है 2006 का। फॉरेस्ट राइट एक्ट भी बोला जाता है इनको 2006 का। और इस एक्ट में 4 राइट्स को डिफाइन किया गया है। किसने राइट्स को डिफाइन किया गया? 4 राइट्स को डिफाइन किया गया। 3 तो इसमें दे रखे हैं। फर्स्ट है टाइटल राइट्स। टाइटल राइट्स मतलब आपको ओनरशिप मिलेगी लैंड की, और ये जो ओनरशिप होगी ये कितनी होगी? इसकी लिमिट होगी मैक्सिमम 4 हेक्टेयर्स तक की, ठीक है। मैक्सिमम 4 हेक्टेयर्स तक आपकी ओनरशिप हो सकती है। उसके बाद यूज़ राइट की, आप जितने भी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं, ग्रेजिंग एरिया है, पेस्टोरल जो रूट है उसको यूज़ कर सकते हैं। 3rd है कि रिलीफ एंड डेवलपमेंट राइट्स, आपको थोड़ा बहुत मतलब रिहेबिलिटेशन आपका कर दिया जाएगा अगर वहाँ पे डेवलपमेंट होना है, ठीक है, तो आपका भी उसमें से होगा, ठीक है। तो आपको उसमें रिहेबिलिटेशन मिलेगा, ठीक है, अगर आपको इलीगली एविक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। बेसिक एमिनिटीज़ आपको प्रोवाइड की जाएंगी। उसके बाद एक 3rd राइट भी है, 4th राइट भी है, उसको बोलते हैं फॉरेस्ट मैनेजमेंट राइट्स। फॉरेस्ट मैनेजमेंट राइट, इस फॉरेस्ट मैनेजमेंट राइट में क्या है? उनको राइट दिया गया है कि वो प्रोटेक्ट कर सकें, रिजनरेट कर सकें और कंजर्व कर सकें फॉरेस्ट को, ठीक है। किस चीज़ का राइट दिया गया है? ताकि वो क्या कर सकें? प्रोटेक्ट कर सकें, कंजर्व कर सकें और रीजनरेट कर सकें किसको? फॉरेस्ट को, ठीक है। तो ये उनको राइट दिए गए। ये 4 राइट्स इसी के अंदर दिए गए हैं, ठीक है। ये जो फॉरेस्ट राइट हैं कोई भी मेंबर क्लेम कर सकता है। कौन? जो एक तो जो होते हैं कि जो ट्राइबल एरियाज में रहते हैं, ट्राइबल पीपल, एक जिनकी 3 जनरेशन, कम से कम 3 जनरेशन वहीं मतलब उसमें रह रही हूँ, फॉरेस्ट लैंड में रह रही हूँ, और अपना जो लाइवलीहुड है वहीं से ले रही हूँ 2005 से पहले तक की, ठीक है। 2005 से पहले तक की ये एक कंडीशन है। कम से कम उनकी 3 जनरेशन मतलब 75 ईयर एटलीस्ट उनकी जो पीढ़ी है वो फॉरेस्ट में ही रह रही हूँ और फॉरेस्ट से कमा खा रही हूँ, तो वो भी उन्हीं में गिने जाएंगे। ट्राइबल पीपल में उनको भी फॉरेस्ट राइट दिए जाएंगे। और एक और चीज़ याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे जो ऑथोरिटी है किसी भी चीज़ को मतलब राइट्स को डिटरमाइन करने की, या तो वो इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट हो या कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट हो, तो वो जो ऑथोरिटी है वो है ग्राम सभा। कौन सी ऑथोरिटी है? वो है ग्राम सभा। यही इनके राइट्स को डिटरमाइन करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ग्राम सभा इज द ऑथोरिटी टू इनिशिएट प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट एज वेल एज कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर क्या हो गया? तीनों राइट्स जो हैं वो इसके अंडर प्रोवाइड किए गए हैं, तो आंसर हो गया डी, 1, 2 एंड 3, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे।
क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेदर कंडीशंस आर कंसीडर्ड फॉर द फर्स्ट विड्रॉल ऑफ मॉनसून फ्रॉम द वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया। इसमें बोला है कि कौन सी वेदर कंडीशन है जो होती हैं जब फर्स्ट विड्रॉल ऑफ मॉनसून जब होता है, तो कौन सी कंडीशन वो होती हैं, कंसिडर की जाती हैं। सबसे पहले सीजेशन ऑफ रेनफॉल एक्टिविटी ओवर एन एरिया फॉर कंटिन्यूस 5 डेज। कंटिन्यूस 5 डेज तक अगर रेनफॉल नहीं हो रही है तो वो जो होगी वो क्या होगी, तो उसमें माना जाएगा कि जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है वहाँ से जो मानसून है वो चला गया है, ठीक है, विड्रॉ हो गया। तो ये भी स्टेटमेंट सही है बिल्कुल कि 5 दिन तक वो हो जाएगा। सेकंड, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एंटी साइक्लोन इन लोअर ट्रोपोस्फेयर। देखो एंटी साइक्लोन का मतलब क्या है, हाई प्रेशर का हो जाना, और जब हाई प्रेशर होगा तो वहाँ पे क्या होगा, ड्रॉट की कंडीशन आ जाएंगी, वहाँ पे बारिश की कंडीशन नहीं रहेंगी। हमेशा साइक्लोनिक कंडीशन में ही जो होती है बारिश की कंडीशन होती है, वहाँ पे लो प्रेशर में ही बारिश होती है, ठीक है। एंटी साइक्लोन में हाई प्रेशर हो जाता है, ड्रॉट कंडीशन बन जाती है। तो अगर वहाँ पे एंटी साइक्लोनिक कंडीशन आती है तब भी विड्रॉल हो जाएगा, बिल्कुल सही है। एनी डेट आफ्टर 1 सितंबर के बाद कोई भी डेट है वहाँ पे विड्रॉल हो सकता है इसका, तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है ना। और रेनफॉल एक्टिविटी, इसमें आप मान सकते हो कि जो रेनफॉल एक्टिविटी का सीजेशन, इसका मतलब यहाँ पे जब मॉइस्चर कंटेंट का रिडक्शन हो जाता है, मॉइस्चर कंटेंट क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, और जिसके कारण वो होता है, ठीक है। ये और ये किसके थ्रू देखी जाती हैं सारी चीज़ें, सैटेलाइट इमेजनरी के थ्रू। कहाँ से देखे जाते हैं, सैटेलाइट से ये चीज़ें देखी जाती हैं, ठीक है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं, तो आंसर आ गया डी। और अगर बोले कि ऑल इंडिया में अगर वो मतलब क्या होता है विड्रॉल ऑफ मॉनसून हो जाए तो वो कब होगा, तो याद रखना वो आफ्टर 1 अक्टूबर होगा, आफ्टर 1 अक्टूबर या 1 अक्टूबर, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे सिजेशन दिखेगा, ठीक है, पूरे इंडिया से ही मॉनसून का सिजेशन दिखेगा। तो थर्ड का आंसर हो गया डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट। कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के बारे में कौन सी स्टेटमेंट हमारे दे रखी है। फर्स्ट, द प्रोजेक्ट इज यूनिक बिकॉज तेलंगाना विल हार्नेस वाटर एट द कन्फ्लुएंस ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा रिवर। जो प्रोजेक्ट है ये बहुत ज़्यादा यूनिक है, और क्योंकि तेलंगाना को वाटर मिलेगा गोदावरी और कृष्णा के कन्फ्लुएंस से। सेकेंड है, द प्रोजेक्ट यूटिलाइजेज मैनी पंपिंग फैसिलिटी टू शिफ्ट द वाटर अपस्ट्रीम। एक चीज़ देखो कि जो कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोडक्ट, इसके नाम में देखो कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोडक्ट, मैं एक लेक्चर में पहले भी करवा चुकी हूँ कि कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट कौन सी रिवर पे है। ये कौन सी रिवर पे है, गोदावरी रिवर पे है मेनली, ठीक है, गोदावरी रिवर पे है, गोदावरी एंड प्राणहिता। किस पे है, गोदावरी एंड प्राणहिता पे है, इनके कन्फ्लुएंस पे है, ठीक है। तो ये जो बोल रखा है ना कि गोदावरी और कृष्णा के कन्फ्लुएंस पे नहीं, ये गोदावरी और प्राणहिता के कन्फ्लुएंस पे है ये प्रोजेक्ट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट होगी हमारी रॉन्ग, क्या है, ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट होगी रॉन्ग, और ये जो है तेलंगाना में ही है, ये स्टेटमेंट सही है। कालेश्वरम प्रोजेक्ट कहाँ है, तेलंगाना में ही है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट बोल रखी है कि ये जो इसमें इस प्रोजेक्ट का जो पानी है वो पंपिंग फैसिलिटीज से उठाया जाएगा, तभी तो इसका नाम बोल रखा है कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन, मतलब पहले पानी को उठाएंगे और जहाँ पे भी ड्रॉट लाइक कंडीशन है, जिन एरियाज में कम पानी है वहाँ पे उस पानी को पहुँचाएंगे, ठीक है ना, तो लिफ्ट करेंगे उस प्रोजेक्ट को। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो आंसर क्या आ गया, बी। आंसर क्या आ गया, बी, क्योंकि क्या पूछा, करेक्ट स्टेटमेंट पूछी है। अब आपको पता होगा कि मैंने एक बार पहले भी बताया था कि गोदावरी पे जितने भी डैम्स हैं उनके नाम लिखवाए थे, ठीक है। गोदावरी पे कौन कौन से डैम्स हैं, अगर मैं आपको बात करूं गोदावरी पे डैम्स की, गोदावरी पे डैम्स की बात करूं तो देखो पोलावरम डैम किस पे है, पहले भी करवा चुकी हूँ, पोलावरम डैम है आंध्रा में है, और ये किस पे, गोदावरी पे है, ठीक है। उसके बाद अभी देख लिया कालेश्वरम, ये कालेश्वरम भी कहाँ पे है, ये तेलंगाना में है, ठीक है, ये गोदावरी पे ही है। उसके बाद है एक ये गंगापुर डैम, ठीक है, कहाँ पे है, गंगापुर डैम, ये जस्ट जहाँ से ये गोदावरी ओरिजिनेट होती है जस्ट वहीं पे है, ठीक है, जस्ट वहीं पे है। उसके बाद है जयाकवादी डैम, कहाँ पे है, जयाकवादी डैम, ये दोनों डैम महाराष्ट्र में है, गंगापुर और जयाकवादी, ठीक है। उसके बाद आ जाता है धवलेश्वरम डैम, धवलेश्वरम बैरेज, ठीक है, ये धवलेश्वरम बैरेज आंध्रा में है, ठीक है। कालेश्वरम मैंने बता दिया, धवलेश्वरम बता दिया, जयाकवादी, ठीक है। और एक और रह गया श्री राम गंगा सागर डैम, श्री राम गंगा सागर डैम, ये जो है ये तेलंगाना में है, ठीक है, और ये भी गोदावरी पे है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कहीं पे आ जाए कि कौन सा डैम किस पे बना हुआ है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और कौन सी स्टेट में है, मैंने अभी ये भी लिखवा दिया कि गोदावरी पे कौन सा डैम कौन सी स्टेट में है, ठीक है। इसको वो भी तो वृद्ध गंगा भी कहा जाता है, ठीक है, दक्षिण गंगा भी गोदावरी को बोला जाता है। कहाँ से निकलती है ये, अभी मैंने बताया ओरिजिन के पास एक डैम है, वो गंगापुर डैम, ठीक है। तो इसका ओरिजिन कहाँ पे होता है, त्रिम्बकेश्वर में, नासिक के पास जो है ना महाराष्ट्र में, वहाँ से इसका ओरिजिन होता है। कहाँ पे ओरिजिन है, त्रिम्बकेश्वर,
ठीक है। ट्रिब्यूटरीज एक बार मैंने पहले भी लिखवाई हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं जैसे कि इंद्रावती, प्राणहिता सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है इसकी, पेनगंगा, वेनगंगा, मंजीरा, वर्धा, सबरी, ठीक है। उसके बाद दूधा, ठीक है। ये सारी क्या है, हमारी गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। दो चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका ओरिजिन प्लेस, ठीक है, उसके बाद इसकी ट्रिब्यूटरीज और उसके बाद इसके जो लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं वो। आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, सांबर लेक के बारे में हमें बताना है। किसके बारे में बताना है, सांबर लेक के बारे में बताना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है द मेन सोर्सेज ऑफ वाटर फॉर द लेक आर रिवर्स। जो सांबर लेक है इसका जो मेन सोर्सेज है वो है रिवर्स। सेकंड है इट हैज़ बीन डेजिग्नेटेड एज ए रामसार साइट। ये जो है एक रामसार साइट डेजिग्नेट करी हुई है, ठीक है। तो देखो जो इस सांबर लेक के जो मेन सोर्स है ना, याद रखना, यस वो रिवर्स हैं और वो भी 6 रिवर्स हैं। कितने रिवर्स हैं, 6 रिवर्स हैं, ठीक है। 6 रिवर कौन कौन सी हैं, आपने लगभग एक आधी का नाम सुना होगा, नहीं तो किसी का नाम नहीं सुना होगा। कोई भी फेमस रिवर इसको फीड नहीं करती है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है ना। कहीं आ जाए यमुना ये वो, कोई फेमस रिवर इसको नहीं करती है। एक है समाउद, ठीक है, एक है समाउद, एक है खारी, उसके बाद है मंथा, उसके बाद है खंडेला, ये एक रिवर का नाम है, ठीक है। एक है मेधा, ठीक है। एक है रूपनगढ़, ये 3 क्या है, ये 6 क्या है, ये रिवर्स हैं जो सांबर लेक को फेड करती हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही दे रखी है, फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकेंड है इट हैज़ बीन डेजिग्नेटेड एज रामसार साइट। यस ये जो है रामसार साइट डेजिग्नेट की गई है। और कब की गई थी रामसार साइट डेजिग्नेट, 1990 में। कब की गई थी, अभी नहीं की गई, पहले की गई है। सांबर लेक आपको पता होगा क्या है, लार्जेस्ट इनलैंड सोल्ट लेक है, लार्जेस्ट इनलैंड सोल्ट लेक है। क्या है, लार्जेस्ट इनलैंड सोल्ट लेक है हमारा जो सांबर लेक है वो, ठीक है। अरावली हिल्स के डिप्रेशन में पाया जाता है, ठीक है। और ये जो लेक है ये किसका पार्ट है, हमारे डेजर्ट सर्किट का पार्ट है। स्वदेश दर्शन स्कीम के अंडर हमारे सेंटर कौन सी स्कीम चला रहा है, एक मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म कौन सी स्कीम चलाई हुई है, एक स्वदेश दर्शन स्कीम चलाई हुई है। उसमें डिफरेंट सर्किट्स में कंट्री को बांटा हुआ है, ठीक है। तो उसके डेजर्ट सर्किट में ये आता है, किसके आता है ये डेजर्ट सर्किट में आता है, ठीक है। किसमें आता है, डेजर्ट सर्किट में आता है स्वदेश दर्शन स्कीम की, जो कि 2014-15 में शुरू की गई थी, ठीक है। अभी न्यूज़ में क्यों है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सांबर लेक अभी बोलोगे अभी इस करंट अफेयर्स में क्यों करा रही हो, क्योंकि 2019 में क्या हुआ ना, एक तो इसमें बार 2019 में 22,000 माइग्रेटरी बर्ड्स की डेथ हो गई ड्यू टू एवियन बोटुलिज्म। किसके कारण, एवियन बोटुलिज्म के कारण, ठीक है, उनकी डेथ हो गई, ठीक है। और ये एवियन बोटुलिज्म क्या है, एक न्यूरोमस्कुलर डिजीज़ है, न्यूरोमस्कुलर इलनेस है, ठीक है। ये किसके द्वारा होती है, एक बैक्टीरिया के द्वारा होती है, ठीक है, एक बैक्टीरिया के थ्रू होती है जिसको बोलते हैं क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म। और ये जो बैक्टीरिया है ये ह्यूमंस को भी अफेक्ट कर सकता है और एनिमल्स को भी अफेक्ट कर सकता है, ह्यूमन को भी कर सकता है और एनिमल्स को भी अफेक्ट कर सकता है। और ये जो बैक्टीरिया ये क्या है, एनारोबिक है। कौन सा है, एनारोबिक, मतलब विदाउट ऑक्सीजन ये अपना वो कर सकता है। और एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो बैक्टीरिया ये एसिडिक कंडीशन में ग्रो नहीं करता, डू नॉट ग्रो इन एसिडिक कंडीशन, ये एसिडिक कंडीशन में ग्रो नहीं करता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एवियन बोटुलिज्म के बारे में, ठीक है। क्या आपको समझ में आ गया कि अभी न्यूज़ में क्यों है, तो यहाँ पे 22,000 माइग्रेटरी बर्ड्स की डेथ होगी सांबर लेक पे एक एवियन बोटुलिज्म के कारण। ये न्यूरोमस्कुलर डिजीज़ है, एक बैक्टीरिया से होती है जिसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म। और ये उसके फीचर्स हैं। और सांबर लेक के बारे में भी आपको हर चीज़ पता चल चुकी है, ठीक है। अरावली हिल्स के अंडर ये आती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आंसर क्या हो गया, फर्स्ट स्टेटमेंट भी सही है, सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, आंसर आ गया सी, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम द यूज ऑफ टूल हैप्पी सीडर मशीन। हैप्पी सीडर मशीन किस लिए यूज होती है, अभी हैप्पी सीडर मशीन के बारे में आपने बहुत सुना होगा कि दिल्ली में जब पोल्यूशन सर्दियों में थोड़ा सा नवंबर दिसंबर आता है, पोल्यूशन होने की बात आती है, उसी टाइम पे जो है धान की कटाई होती है, हार्वेस्टिंग होती है। और उस टाइम पे जो स्टबल है जो फार्मर्स उसको जला देते हैं क्योंकि उनको उससे कोई फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। तो उसको जलाना सबसे वो रहता है, क्योंकि अगर उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे तो उसमें भी उन्हीं का खर्चा होगा, उस खर्चे से बचने के लिए वो उसको जला देते हैं। तो इससे क्या होता है, पोल्यूशन फैलता है, उनका फ़ायदा होता है लेकिन हमारे इन्वायरमेंट का नुकसान होता है। अब जब हमारे इन्वायरमेंट का नुकसान होता है तो गवर्नमेंट क्या, मतलब बहुत सारे मशीन्स इसके लिए बोली जा रही हैं, जैसे कि इसमें बोल
बोल रहे हैं कि हैप्पी सीडर मशीन आप यूज़ करो, ये पोल्यूशन को रिड्यूस करेगी, सोइल को भी कंजर्व करेगी, वाटर को कंजर्व करेगी और यील्ड को भी हमारे इंक्रीज़ करेगी। हैप्पी सीडर मशीन डायरेक्ट ये क्या करेगी, ये मशीन मतलब इन सीटू मैनेजमेंट कर देगी पैडी स्टबल का। क्या करेगी ये, इन सीटू मैनेजमेंट ऑफ पैडी स्टबल, पैडी स्टबल का इन सीटू मैनेजमेंट कर देगी, जहाँ पे है वहीं उसको मैनेज कर देगी। तो आंसर आ गया डी। ठीक है, आंसर आ गया डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मुजिर स्पोर्ट। मुजिर स्पोर्ट के बारे में हमें बताना है, मुजिर स्पोर्ट के बारे में, मुजिर स्पोर्ट के बारे में हमें बताना है। आपने वैसे तो नहीं सुना होगा, अगर कोई मतलब हिस्ट्री ऑप्शनल से होगा तो शायद उसी ने इसके बारे में सुना होगा। तो मैं इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें बता रही हूँ। देखो कुछ तो इसी में लिख रखा है। सबसे पहले बोल रखा है कि मुजिरिस वाज एन एंशिएंट सीपोर्ट ऑन कोरोमंडल कोस्ट। जो ये कोरोमंडल कोस्ट पे है ये एंशिएंट सीपोर्ट था। याद रखना ये कोरोमंडल कोस्ट पे नहीं था। ये कौन से कोस्ट पे था, मालाबार कोस्ट पे था। कौन से कोस्ट पे था, ये मालाबार कोस्ट पे था। कोरोमंडल कोस्ट कहाँ है, आंध्रा के आसपास, आंध्रा ये तमिलनाडु वाला जो एरिया है वहाँ पे कोरोमंडल कोस्ट। ठीक है, तो ये जो है ये कहाँ पे, मालाबार में। मुजिर स्पोर्ट कहाँ पे है, केरला में है, और केरला के आसपास कौन सा कोस्ट है, मालाबार कोस्ट। तो पहली स्टेटमेंट तो हो जाती है हमारी रॉन्ग कि जो एंशिएंट पोर्ट था ये कोरोमंडल कोस्ट पे था, नहीं, ये कहाँ पे था, मालाबार कोस्ट पे था। सेकंड है, इट वाज की सेंटर फॉर ट्रेड बिटवीन रेड सी एंड इंडियन ओशन। ये की सेंटर था ट्रेड का रेड सी और इंडियन ओशन के बीच में। ये स्टेटमेंट आपकी सही है। थर्ड है, द पोर्ट हैज़ इट्स नेम मेंशन इन संगम लिटरेचर। इस पोर्ट का नाम जो है वो संगम लिटरेचर में भी मेंशन है। ये स्टेटमेंट भी आपकी सही है कि इसका जो नाम है वो संगम लिटरेचर में भी मेंशन है। तो आंसर आ गया बी। मुजिरिस पोर्ट केरला का पोर्ट अभी बताया, ओल्डेस्ट पोर्ट है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट पोर्ट है, मतलब वर्ल्ड का। ठीक है, वर्ल्ड का बोल रही हूँ मैं। ठीक है, और इसमें बोला है कि संगम लिटरेचर में इसको मेंशन किया गया है। संगम लिटरेचर में क्या बोला गया है, संगम लिटरेचर में बोला गया है कि जो रोमन शिप्स थे, रोमन शिप्स थे वो मुजिरिस पोर्ट पे आते थे फॉर पेपर के लिए। ठीक है, पेपर के लिए मुजिरिस पोर्ट पे रोमन शिप्स आते थे, ये मेंशन है संगम लिटरेचर में। ठीक है, तो और फिर क्या हुआ 1341 में क्या हुआ, 1341 में ये हुआ कि पेरियार जो रिवर है ना, पेरियार जो रिवर है उसमें फ्लडिंग आ गई, उसमें फ्लड आ गई और ये पूरा पोर्ट जो है वो ख़त्म हो गया, वर्ल्ड मैप से ही ख़त्म हो गया, ये वाइप ऑफ हो गया। ठीक है ना, वाइप्ड ऑफ हो गया ये पूरा ही मैप से। ठीक है, तो अभी तो आप बोलोगे तो अभी न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि इंडिया ने एक प्रोजेक्ट चलाया है मुजिरिस हेरिटेज प्रोजेक्ट, मुजिरिस हेरिटेज प्रोजेक्ट टू कंजर्व एंड प्रिजर्व दिस पोर्ट। ठीक है, वन ऑफ द बिगेस्ट कंजर्वेशन प्रोजेक्ट में से आता है ये इंडिया के। ठीक है, और एक और चीज़ याद रखना, मुजिरिस जो है ना इसको एक मतलब इट इज़ डेजिग्नेटेड एज मतलब फर्स्ट प्लेस फ्रॉम वेयर क्रिश्चियनिटी एंटर्ड इंडिया। ठीक है ना, ये और चीज़ याद रखना कि ऐसा माना जाता है कि मुजिरिस एक ऐसी जगह है जहाँ से सबसे पहले क्रिश्चियनिटी इंडिया में एंटर करी। ठीक है ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्रिश्चियनिटी फर्स्ट एंटर्ड, ऐसा माना जाता है। ठीक है, कोई प्रूफ नहीं है लेकिन हाँ ये माना जाता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, सेकंड और थर्ड सही है। ठीक है, तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या बोल रहा है, सर सैयद अहमद खान के बारे में हमें बताना है। सर सैयद अहमद खान पब्लिश्ड तहजीबुल अखलक। तहजीबुल अखलक जो है सर सैयद अहमद खान ने पब्लिश किया था, बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है, उन्होंने ही इसको पब्लिश किया था। सोशल रिलीजियस इशू पे तहजीबुल अखलक किस पे, सोशल रिलीजियस इशू पे है, सोशल एंड रिलीजियस इशूज़ पे है, ये रिलीजियस इशूज़ पे है। उसके बाद मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज वाज फाउंडेड इन 1875 बाय हिम। मोहम्मदो एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो है 1875 में इन्होंने ही फाउंड किया था। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, क्योंकि और ये जो मोहम्मदो एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज है ये किसका प्रिकर्सर है, मतलब किसका वो है, AMU का, मतलब AMU इसी के बाद बनी है। ठीक है, और क्या है, थर्ड है, ही कंसीडर्ड कॉम्पिटेंस इन इंग्लिश एंड वेस्टर्न साइंसेज नेसेसरी स्किल्स फॉर मेंटेनिंग मुस्लिम पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। बिल्कुल उन्होंने कहा था कि इंग्लिश जो है वो मुस्लिम्स को पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस दिलवाएगी। ठीक है, और एक और चीज़ कि इन्होंने एक और किताब लिखी है, ये तो है ही कि तहजीबुल अखलक तो लिखी है इन्होंने। ठीक है, तहजीबुल अखलक तो इन्होंने एक बुक लिखी है, इसके अलावा एक और बुक लिखी है, उसका नाम है अशबाब ए बगावत ए हिंद, बगावत ए हिंद कि क्यों, रीजंस क्या थे इंडिया में बगावत हुई 1857 में। ठीक है ना, वैसी कुछ किताब थी ये, अशफाक ए बगावत ए हिंद। ठीक है, ये दो बुक इन्होंने लिखी हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही, सेकंड स्टेटमेंट सही, थर्ड स्टेटमेंट सही। और एक और चीज़, इन्होंने एक साइंटिफिक सोसाइटी एस्टेब्लिश की थी। इन्होंने क्या बनाई थी, एक साइंटिफिक सोसाइटी बनाई थी 1864 में। 1864 में इन्होंने एक साइंटिफिक सोसाइटी भी बनाई थी ताकि जो वेस्टर्न वर्क है उसको इंडियन लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया जा सके। तो तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं, आंसर आ गया डी।
आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, हमें क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में बताना है कि कौन सी वुमेन उसमें पार्टिसिपेट किया था। तो याद रखना जितने भी वुमेन हैं इन सब ने किया था, कर्णलता बरुआ, उषा मेहता, अरुणा आसफ अली, राजकुमारी अमृत कौर और 2 और लेडीज़ थी, सुचेता कृपलानी, आपने इसका तो नाम भी सुना होगा, सुचेता कृपलानी, और एक है सुशीला नैयर, एक है सुशीला नैयर। ये 6 लेडीज़ थी जिन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट में टेक पार्ट किया था। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मींस के लिए भी इंपॉर्टेंट और प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो चारों ही स्टेटमेंट इसकी सही है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या बोलता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द टेरिटरी ऑफ गोलकोंडा ले बिटवीन द लोअर रीचेस ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा रिवर एंड एक्सटेंड टू बे ऑफ बंगाल कोस्ट। गोलकोंडा के बारे में अभी बात चल रही है। अभी न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि नेशनल मोनूमेंट जो अथॉरिटी जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर आती है ना, नेशनल मोनूमेंट अथॉरिटी जो किसके अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर आती है, उसने परमिशन दे दी है गोलकोंडा फोर्ट और कुतुबशाही जो टॉम्स हैं उनके पास जो रेगुलेटेड एरिया है उसमें 54 रोज के हाउसेस बन सकते हैं। ये परमिशन दे दी है नेशनल मोनूमेंट अथॉरिटी ने, ठीक है, वहाँ पे। और उनका जो कलर है लगभग फोर्ट से सेम होना चाहिए। तो वहाँ पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसीलिए गोलकोंडा फोर्ट और ये कुतुबशाही जो टॉम्स हैं ये न्यूज़ में आए हैं, ठीक है। तो पहली चीज़ बोली गई है कि जो गोलकोंडा फोर्ट, सबसे पहले गोलकोंडा है कहाँ पे, याद रखना ये कहाँ पे, तेलंगाना में है। कहाँ पे, ये तेलंगाना में है, मतलब हैदराबाद के वेस्टर्न पार्ट में है ये। तो हैदराबाद कहाँ पे है, तेलंगाना में है, ठीक है। मेन चीज़ गोलकोंडा, ठीक है, चलो ठीक है, अभी देख लेते हैं। द टेरिटरी ऑफ गोलकोंडा लेज बिटवीन द लोअर रीचेस ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा एंड एक्सटेंड टू बे ऑफ बंगाल। ये जो है गोलकोंडा की टेरिटरी जो गोदावरी और कृष्णा के लोअर रीचेस तक जाती है, यस ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये वहाँ के लोअर रीचेस तक जाती है। सेकेंड है इन 1687 द रूलिंग डायनेस्टी ऑफ कुतुब शाही वॉज ओवरथ्रोन बाय मुगल एम्परर औरंगजेब। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, 1687 में औरंगजेब ने कुतुब शाही डायनेस्टी को हरा दिया था। थर्ड है गोलकोंडा फोर्ट वॉज कैपिटल ऑफ कुतुब शाही किंग्स। यस, कुतुब शाही किंग्स की कैपिटल क्या थी, गोलकोंडा। ये स्टेटमेंट भी सही है। फोर्थ है गोलकोंडा फोर्ट इज लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश। अभी बताया गोलकोंडा कहाँ पे है, तेलंगाना में है, तो फोर्ट आंध्र प्रदेश में कैसे हो सकता है। तो फोर्थ स्टेटमेंट रॉन्ग अगर आपने कर दिया, देखो आपको एक स्टेटमेंट भी नहीं पता, आपको फोर्थ पता ना गोलकोंडा कहाँ पे है, तब भी आपका ये क्वेश्चन सही हो जाएगा, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड इसी को बोलते हैं, ठीक है। गोलकोंडा फोर्ट की अगर मैं बात करूं, देखो यहाँ पे देखो, सबसे पहले गोलकोंडा अगर फोर्ट की बात करूं, गोलकोंडा जो फोर्ट है इसको ओरिजिनली क्या कहा जाता था, इसको ओरिजिनली बोला जाता था मनकाल। क्या बोला था, मनकाल। और ये कब बना था, 1143 AD में बनाया। ये कब बना है, 1143 AD में बनाया है। स्टार्टिंग में ये मड का फोर्ट था, इनिशियली क्या था, ये मड फोर्ट था, लेकिन बाद में मतलब 14 से 17 सेंचुरी के बीच में इसको बहमानी किंग्स ने और कुतुब शाही डायनेस्टी ने इसको फोर्टिफाई कर दिया। क्या होगा, फोर्टिफाई कर दिया इसको। पहले क्या था, ये ओनली मड फोर्ट था, उसके बाद इसको फोर्टिफाइड कर दिया गया बाय बहमानी सुल्तान्स एंड कुतुब शाही डायनेस्टी। और कुतुब शाही डायनेस्टी की जो कैपिटल थी वो गोलकोंडा ही थी, अभी मैंने बताया, ठीक है। ये हो गोलकोंडा फोर्ट के बारे में। एक और चीज़ है, वहीं पे पास में, मतलब गोलकोंडा फोर्ट से 2 किलोमीटर पास में ही है कुतुब शाही टॉम्स, वहाँ पे बनाए हुए हैं। कुतुब शाही टॉम्स जो हैं किस उसमें बनाए हुए हैं, याद रखना, पर्शियन, हिंदू और पठानी स्टाइल में ये बनाए हुए हैं। हिंदू स्टाइल भी इनमें क्या है, पर्शियन, हिंदू और पठानी स्टाइल तीनों में ये बनाए हुए हैं। किसने बनाए हैं, बहुत सारे मोनार्क जो 18th सेंचुरी में आए, ठीक है, इसके अंडर कुतुब शाही डायनेस्टी के अंडर उन्होंने बनाए, ठीक है। बहुत सारे मोनार्क्स ने बनाया इनको 18th सेंचुरी में जो आए। उसके बाद सबसे यहाँ पे फेमस टॉम, सबसे ऊंचा टॉम, टॉलेस्ट टॉम 42 मीटर का है, और वो भी किसका है, सबसे फेमस किंग जो था हैदराबाद का, मोहम्मद कुली कुतुब शाह जो था यहाँ का सबसे फेमस किंग था, जिन्होंने हैदराबाद भी ओरिजिनेट किया था, मतलब हैदराबाद जो नाम दिया था ये इन्होंने ही दिया था, ठीक है। तो इनका टॉम जो है ये सबसे बड़ा है और वो है 42 मीटर का। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कुतुब शाही टॉम तेलंगाना में है, गोलकोंडा फोर्ट तेलंगाना में है। कब बना था, 1143 में बना था, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा 11 बोल रहा है कि कथक इज ए नॉर्थ इंडियन डांस। जो कथक है वो एक नॉर्थ इंडियन डांस है, ठीक है। सेकंड है कथक इज परफॉर्म्ड बाय वुमेन ओनली। जो कथक है वो केवल और केवल वुमेन करती है। थर्ड है डांस वॉज टेकन टू द मुस्लिम कोर्ट्स एंड बिकेम मोर एंटरटेनिंग एंड लेस रिलीजियस इन कंटेंट। जो कथक है ना वो नॉर्थ इंडियन डांस है, बिल्कुल ये क्लासिकल डांस है, ठीक है, ये क्लासिकल डांस है और नॉर्थ इंडियन डांस भी है। सेकंड है इट इज़ परफॉर्म्ड बाय वुमेन ओनली। नहीं, वुमेन ही नहीं करती, इसको मैन भी करते हैं, ठीक है। वुमेन नहीं करती, इसको मैन भी करते हैं, क्योंकि इसके 2 फेमस परफॉर्मर के बात बताऊँ मैं। 2 फेमस परफॉर्मर है कथक डांस के, बिरजू महाराज, आपने लगभग सबने नाम सुना होगा, बिरजू महाराज और सितारा देवी। बिरजू महाराज और सितारा देवी ये 2 इसके सबसे बेस्ट परफॉर्मर हैं। तो कथक में 2 नाम, अगर एक मेल है एक फीमेल है, इसका मतलब मेल भी करते हैं इसको और फीमेल भी करते हैं। अगर आपने सेकंड स्टेटमेंट काट दिया ना तो तब भी आप इसका आंसर निकाल लोगे,
ठीक है। और मेनली कहाँ का है, यूपी का डांस है ये। उसके बाद द डांस वॉज टेकन टू द मुस्लिम कोर्ट्स एंड बिकेम मोर एंटरटेनिंग एंड लेस रिलीजियस। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। पहले ये रिलीजियस पर्पज़ के लिए होता था, लेकिन बाद में ये कोर्ट्स में मतलब रॉयल कोर्ट्स में जाने लगा, तो ये इंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए ज़्यादा होने लगा एज़ कम्पेयर टू रिलीजियस। ठीक है, तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, भरतनाट्यम के बारे में बताना है। ठीक है, भरतनाट्यम के बारे में बताना। बिल्कुल, देखो सबसे पहले है भरतनाट्यम ओरिजिनेटेड इन तमिलनाडु। क्या भरतनाट्यम तमिलनाडु में ओरिजिनेट हुआ? यस, तमिलनाडु में ओरिजिनेट हुआ। भरत मुनि की जो नाट्य शास्त्र था उसमें इसका मेंशन था। कहाँ पे? भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र था ना, भरत मुनि नाट्य शास्त्र, उसमें इसका मेंशन था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। सेकंड है भरतनाट्यम डांस हैज़ बीन हैंडेड डाउन थ्रू द सेंचुरीज बाय नटुवानर्स एंड देवदासीज। नटुवानर्स क्या थे? डांस टीचर्स थे। नटुवानर्स क्या थे? डांस टीचर थे या पर्सन्स थे जो डांस की रिसाइटेशन करते थे। इनको डांस टीचर भी बोलते थे। नटुवन्नुवर जो थे वो इनको लेके गए हैं। और देवदासी, देवदासी क्या थी? देवदासी वो थी जिनको उनके पेरेंट्स टेम्पल में गिफ्ट कर देते थे। उनकी शादी जो थी वो गॉड से हुआ करती थी, वो थी देवदासी। तो इस डांस को इन्होंने ही हैंडेड डाउन किया है, यही आज तक इसको आगे लेके आए हैं। ठीक है, उसके बाद है कि रुक्मिणी देवी एंड ई कृष्ण अय्यर आर रिलेटेड टू भरतनाट्यम। रुक्मिणी देवी और ये जो है ई कृष्ण अय्यर, ये इससे रिलेटेड है। बिल्कुल, ये जो पर्सन है ये ही इस भरतनाट्यम से रिलेटेड है। रुक्मिणी देवी ने तो 1936 में एक वो भी बनाया है, कलाक्षेत्रा 1936 में बनाया था इस डांस को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। और इनके अलावा चार नट्टुवन्नुवर्स थे तंजौर के, जिनको बोला जाता था तंजौर क्वार्टर उनको बोला जाता था। और ये चारों भाई थे। ठीक है, ये चारों भाई थे जो इसके सबसे अच्छा करते थे। उनका नाम था चिन्निया पोन्निया वेदीवेलु और एक का नाम था शिवानंदन। ये सारे क्या थे? तंजौर क्वार्टर थे। ये चारों भाई थे जो सबसे अच्छा डांस करते थे तंजौर में। ठीक है, फोर्थ स्टेटमेंट है द म्यूजिक ऑफ भरत मुनि इज बेस्ड ऑन कार्नेटिक क्लासिकल म्यूजिक। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है कि जो भरत मुनि का जो म्यूजिक था वो कार्नेटिक म्यूजिक था। बिल्कुल सही है। और यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ होते थे, मृदंगम, सिम्बल्स, वीणा, वोलिन, घटम, फ्लूट, ये सारे यहाँ पे वो यूज़ होते थे। वो क्या बोलते हैं उसको, इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे यूज होते थे इसके डांस में। और क्या है इसका मेंशन और मिलता है अभिनय दर्पण में। इसमें एक तो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में भी मिलता है इसका मेंशन, और एक मिलता है अभिनय दर्पण में। अभिनय दर्पण किसने लिखा था? अभिनय दर्पण लिखा था नंदी केशवरा ने। किसने लिखा था? नंदी केशवरा ने लिखा था अभिनय दर्पण। ठीक है, और इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्या है? भरत मुनि के इसमें भरतनाट्यम में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, इक्का हारिया भी इसको भरतनाट्यम को इक्का हारिया भी बोला जाता है, आल्सो नोन एज इक्का हारिया भी इसको बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही जो डांसर है ना वो मल्टीपल रोल परफॉर्म करता है डांस करते हुए। ठीक है, एक ही वो है, वो मल्टीपल डांस परफॉर्म करता है, तो इसीलिए इसको फायर डांस भी बोला जाता है। भरतनाट्यम को क्या बोला जाता है? फायर डांस भी बोला जाता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम आर्ट एंड कल्चर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहे हैं? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कथकली के बारे में हमें बताना है। ठीक है, कथकली के बारे में हमें बताना है। कथकली इज ए ब्लेंड ऑफ डांस, म्यूजिक, एक्टिंग एंड ड्रामेटिक स्टोरी। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जो कथकली है वो डांस, म्यूजिक, एक्टिंग और ड्रामा सबका जो है वो मिश्रण है। ठीक है, तो कथकली कहाँ पे होती है? केरला में होती है। और कथक कहाँ पे होता है? यूपी में, सॉरी यूएस बोल रही हूँ। कथकली होती है केरला में और कथक जो होता है वो होता है यूपी में। दोनों ही क्लासिकल डांस है। ठीक है, सेकेंड है कोडियट्टम, कृष्णट्टम, रामनट्टम, रिचुअल। ये परफॉर्मिंग आर्ट है जिसका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है कथकली पे। बिल्कुल। थर्ड है इन कथकली द फेस ऑफ आर्टिस्ट इज पेंटेड ओवर टू अपीयर एज इफ इट हैज़ वोन इफ़ ए मास्क इज़ वोन। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कथकली में आर्टिस्ट के फेस के ऊपर आर्टिस्ट के फेस को पूरा पेंट कर दिया जाता है, ऐसा लगता है कि जैसे कि उसने मास्क पहन रखा हो। ठीक है, और है ना उसके जो फेस है उस पर मतलब डिफरेंट कलर्स किए जाते हैं, फेशियल कलर्स वहाँ पे डिफरेंट मेंटल स्टेजेस और करेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि जो ग्रीन कलर है, अगर उसके फेस पे ग्रीन कलर है इसका मतलब वो नोबलिटी को शो कर रहा है। अगर येलो कलर है इसका मतलब वो विमेन है। अगर ब्लैक कलर है इसका मतलब वो विक्ड पर्सन है। अगर रेड पैचेज हैं उस पर, मतलब उसके फेस पे रेड पैचेज हैं, इसका मतलब उसमें रॉयल्टी और एविल दोनों चीज़ें हैं। रॉयल्टी एंड एविल दोनों ही चीज़ें हैं उसमें। ठीक है, और
बस यही है इसमें। और फेमस कथकली डांसर के बारे में आपको बताऊं, फेमस कथकली डांसर्स जो हुए हैं वो 2 फेमस कथकली डांसर के नाम लिखवा रही हूँ। एक है काला मंडलम गोपी। काला मंडलम गोपी जो है ये कथकली के फेमस डांसर है। और एक है रमन कुट्टी नैयर। ये 2 फेमस डांसर हैं कथकली के, ठीक है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, केरला में होता है। बस यही है इसमें। तो ये हो गया 13 का, क्या होगा, तीनों स्टेटमेंट सही हैं, आंसर आ गया डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है, इन दी 17th सेंचुरी में कुचिपुड़ी स्टाइल ऑफ यक्षगान वॉज कंसीव्ड बाय सिद्धेंद्र योगी। 17th सेंचुरी में जो कुचिपुड़ी स्टाइल ऑफ यक्षगान था वो कंसीव किया था सिद्धेंद्र योगी ने। क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल, ये स्टेटमेंट जो है हमारा बिल्कुल सही है। सिद्धेंद्र योगी ने इसको वो किया था, ठीक है, वो क्या था, क्या कहते हैं उसको, कंसीव किया था इसको, ठीक है। वन ऑफ द क्लासिकल डांस में आता है कुचिपुड़ी भी। ठीक है, सिद्धेंद्र योगी, ठीक है, देख लेते हैं सेकंड। इट वॉज लक्ष्मी नारायण शास्त्री। लक्ष्मी नारायण शास्त्री कौन था? सिद्धेंद्र योगी का फॉलोअर था, ठीक है, सिद्धेंद्र योगी का फॉलोअर था लक्ष्मी नारायण शास्त्री, हु इंट्रोड्यूस्ड मैनी न्यू एलिमेंट्स इंक्लूडिंग सोलो डांसिंग एंड ट्रेनिंग ऑफ फीमेल डांसर इन द डांस। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, इसने ही किया था। थर्ड है द म्यूजिक दैट अकम्पेन्स द डांस इन इज अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल स्कूल ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक। क्या इसमें हिंदुस्तानी म्यूजिक आता? नहीं, यहाँ पे कौन सा आता है? कार्नेटिक म्यूजिक आता है। कौन सा आता है इसका म्यूजिक? कार्नेटिक म्यूजिक है। तो थर्ड स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो जाती है, तो फर्स्ट एंड सेकंड सही है, ठीक है। और एक और चीज़ याद रखना, जो सिद्धेंद्र योगी था, इन्होंने कुचिपुड़ी स्टाइल को कंसीव किया, कुचिपुड़ी स्टाइल के यक्षगान को, तो उसमें ये किसके बेसिस पे किया था? ये याद रखना, इनके एक गुरु थे, उनका नाम था तीर्थ नारायण योगी। उन्होंने इसको मतलब गाइड किया था कि आपको ये इस तरफ जाना चाहिए। और जो तीर्थ नारायण योगी था, इन्होंने कंपोज कर रखी है कृष्ण लीला तरंगिनी इन्होंने संस्कृत में लिख रखी है। किसमें लिख रखी है? कृष्ण लीला तरंगिनी इन्होंने संस्कृत में लिख रखी है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये किसके गुरु थे? सिद्धेंद्र योगी के गुरु थे ये। सिद्धेंद्र योगी क्या थे? वैष्णव थे, मतलब विष्णु के भगत थे, वैष्णव थे, ठीक है, वैष्णव थे ये। बस हो गई सारी चीज़ें, 17th सेंचुरी में थे, तो 14th आंसर हो जाता है। आ जाता है क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है? लाई हरोबा इज ए फेस्टिवल ऑफ मणिपुर, ठीक है, ये मणिपुर का फेस्टिवल है। सेकंड है मार्शल आर्ट थांगता इज रिलेटेड टू नागालैंड। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। थांगता मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ। थांगता कहाँ से है? मणिपुर से है। और ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि ये एक मार्शल आर्ट है जो कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स में अभी 4 के अंडर एंटर की गई है, और 3 है इसके अलावा, और थांगता भी है एक। ये कहाँ की है? मणिपुर की है। अब जब मैं पढ़ा रही थी तो मैंने ये भी बताया था कि सरित सरक एक टाइप जो टर्म है वो थांगता में ही यूज़ होती है। और एक और चीज़ याद रखना, लाई हरोबा फेस्टिवल भी कहाँ का है? मणिपुर का है। लाई हरोबा फेस्टिवल भी कहाँ का है? मणिपुर का है। और ये मार्शल आर्ट नागालैंड की नहीं है, मणिपुर की है। तो आंसर आ गया ए। आंसर क्या आ गया? ए। और भी मैं बता देती हूँ, लाई हरोबा होगा एक मणिपुर का, एक थांगता हो गया, एक रास और एक संकीर्तना। ये संकीर्तना का जो नाम है ये यूपीएससी में भी आ चुका है। तो ये जो डांस है ये भी मणिपुर से ही है, ये 2 डांस हैं ये भी मणिपुर से ही है। तो आंसर आ जाता है ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 हमें क्या बोलता है कि इंडो पैसिफिक इज ए पॉलिटिको इकोनॉमिक विजन वाइल क्वाड इज ए मिलिट्री स्ट्रेटेजिक विजन। इंडो पैसिफिक जो है वो एक पॉलिटिकल विजन है, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक विजन है, जबकि जो क्वाड है वो एक मिलिट्री विजन है, मिलिट्री स्ट्रेटेजिक विजन है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और क्वाड में कौन कौन सी कंट्रीज आते हैं? इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। सेकंड है RCEP, रीजनल इकोनॉमिक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप इज द इंडो पैसिफिक फ्लैगशिप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये जो है इंडो पैसिफिक का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, बिल्कुल ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है एशियन कंट्रीज और जितने भी ये हमारे एशियन कंट्रीज हैं उनके बीच में। थर्ड है इंडिया एंड चाइना बोथ आर मेंबर्स ऑफ क्वाड। अभी बताया मैंने क्वाड के मेंबर कौन है? इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। ये 4 कंट्रीज है, तो चाइना इसमें नहीं है। तो चाइना को जो अपोज ही कर रहा है ये, तो इसका आंसर क्या आ गया? ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है? बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट के बारे में हमें बताना है। अभी जब 2+2 डायलॉग हुआ लास्ट लेक्चर में, मैंने बताया ज्योग्राफी वाले में कि 2+2 जो डायलॉग हुआ मिनिस्ट्रियल डायलॉग इंडिया यूएसए के बीच में, उसमें एक साइन हुआ, इंडिया एंड यूएसए ने बेका साइन किया, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। ये जो एग्रीमेंट है किसको अलाउ करेगा? यूएस आर्म्ड फोर्सेस को, कि वो एडवांस फाइनेंशियल नेविगेशनल एड प्रोवाइड करें और जियो स्पेशल इंटेलिजेंस प्रोवाइड करें इंडिया को, बिल्कुल। थर्ड है अंडर द एग्रीमेंट मिलिट्री इन्फॉर्मेशन इंक्लूड मैप्स एंड एरोनॉटिकल चार्ट्स विल आल्सो बी शेयर्ड। तो तीनों ही चीज़ यहाँ पे शेयर होंगी, तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ठीक है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बेका, कोमकासा, लिमोआ, जिस्मोआ सारे यूएसए से रिलेटेड एग्रीमेंट्स हैं। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 हमें क्या बोलता है? कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हमें बताना है।
कोalition फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ये जो है एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। याद रखना ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये क्या है, मल्टी स्टेक होल्डर ग्लोबल पार्टनरशिप है। क्या है, मल्टी स्टेक होल्डर वो है ग्लोबल पार्टनरशिप है, ठीक है। तो इंटर गवर्नमेंटल ये नहीं है। मेन इसका काम क्या है, मेन ये क्या चाहती है, मेन इसका काम है टू प्रमोट रेजिलियंस, टू प्रमोट रेजिलियंस। कहाँ पे रेजिलियंस प्रमोट करना है हमें, नए और इन न्यू एंड एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जो पहले भी रहा था या तो हम नया बनाएंगे या जो पहले का एग्जिस्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें हमें रेजिलियंस को प्रमोट करना है। किससे रेजिलियंस करना है, क्लाइमेट चेंज से, डिजास्टर्स से, क्लाइमेट चेंज से, डिजास्टर से, इन सब से हमें क्या करना है, रेजिलियंस करना है। किसके सपोर्ट में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के सपोर्ट में, ठीक है। ये इसका मेन क्या है, टारगेट है, मेन टारगेट है ये इसका, ठीक है। और याद रखना जो ये कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसका जो हेड सेक्रेटरीट है, वेरी इंपॉर्टेंट, जो इसका सेक्रेटरीट है वो कहाँ पे है, दिल्ली में ही है। कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है, ठीक है। और अभी किसने लॉन्च किया था इसको, याद रखना अभी 2019 में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च किया था यूएन क्लाइमेट एक्शन समिट में। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, प्राइम मिनिस्टर ने इसको कहाँ पे किया था, प्राइम मिनिस्टर ने इसको लॉन्च किया था कहाँ पे, यूएन क्लाइमेट एक्शन समिट, यूएन क्लाइमेट एक्शन समिट 2019 में इसको वो किया था, लॉन्च किया था, ठीक है। और इसमें कितने कंट्रीज़ हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें कितने कंट्रीज़ हैं, 22 कंट्रीज़ हैं और 7 ऑर्गेनाइजेशन इसके पार्ट है, प्लस 7 ऑर्गेनाइजेशन इसके पार्ट है, ठीक है। और सेकंड स्टेटमेंट क्या है, देयर इज़ नो लॉन्गर ऑब्लिगेशन ऑन पार्ट ऑफ मेंबर्स टू मेक फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन टू CDRI। CDRI में वो करने के लिए कंट्रीब्यूशन करने के लिए किसी पे ऑब्लिगेशन नहीं है, बिल्कुल अपने वॉलेंट्री आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हो, कोई किसी पे कंपल्शन नहीं है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाती है रॉन्ग, फर्स्ट नहीं होगी, फर्स्ट हो जाती है रॉन्ग, तो इसका आंसर आ गया बी, इसका आंसर आ गया बी। एक और चीज़, एक और आपने पढ़ी होगी, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए ही एक और फ्रेमवर्क चलता है जिसको बोला था सेंडाई फ्रेमवर्क। सेंडाई फ्रेमवर्क जो अभी भी चल रहा है, सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, 2015 से 30 तक के इसमें टारगेट्स हैं, ठीक है। और ये कब अडप्ट किया गया था सेंडाई फ्रेमवर्क, ये 3rd जो UN वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस थी उसमें अडप्ट किया गया था, जो डिजास्टर रिस्क रिडक्शन पे हुई थी, कब, 2015 में। इससे पहले कौन सा चल रहा था, सेंडाई फ्रेमवर्क से पहले कौन सा चल रहा था, एक ह्योगो फ्रेमवर्क चल रहा था, ह्योगो फ्रेमवर्क चल रहा था, ये भी डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए ही था। और ये कब से कब तक था, 2005 से लेके 15 तक था ह्योगो फ्रेमवर्क, ठीक है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ह्योगो फ्रेमवर्क किससे रिलेटेड है, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन से, सेंडाई भी उसी से रिलेटेड है, और कोएलिशन फॉर डिजास्टर रिस्क इंफ्रास्ट्रक्चर ये भी उसी से रिलेटेड है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स, आंसर आ गया बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। हमें बताना है किर्गिस्तान के बारे में कौन सी स्टेटमेंट वो है, किर्गिस्तान के बारे में हमें बताना है। सबसे पहले किर्गिस्तान इज रेफर टू एज सेंट्रल एशियन ओनली डेमोक्रेसी, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। किर्गिस्तान जो है ना सेंट्रल एशिया में ओनली डेमोक्रेसी है, फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड है, इट डज नॉट शेयर विद इट्स बॉर्डर विद चाइना, ये क्या बॉर्डर शेयर नहीं करती, नहीं ये बॉर्डर शेयर करती है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये सेकंड स्टेटमेंट नहीं, चाइना के साथ ये बॉर्डर शेयर करती है। थर्ड है, इट होस्ट रशियन एयरबेस, क्या ये रशियन एयरबेस को होस्ट करती है, बिल्कुल ये रशियन एयरबेस को भी होस्ट करती है। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट सही है, और सेकंड जो स्टेटमेंट है वो हमारा रॉन्ग है। अभी देखो मैं किर्गिस्तान के बारे में कुछ चीज़ें आपको दिखाती हूँ, ठीक है। अब ये न्यूज़ में क्यों चल रहा है, किर्गिस्तान न्यूज़ में क्यों चल रहा है, क्योंकि किर्गिस्तान न्यूज़ में इसलिए चल रहा है क्योंकि वहाँ पे डेमोक्रेसी है और वहाँ पे एंटी वायलेंट प्रोटेस्ट चल रहे हैं, ठीक है, एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट चल रहे हैं, मतलब ठीक है, गवर्नमेंट के खिलाफ। ऐसे ही एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट वहाँ पे 2005 में भी चले हैं और 2010 में भी चले हैं। 2005 में तब चले जब उसको बोला जाता था ट्यूलिप रिवॉल्यूशन, क्या बोला जाता था उसको, ट्यूलिप रिवॉल्यूशन। और 2010 में जब चले तो उसको बोला जाता मिलोन रिवॉल्यूशन, क्या बोला जाता था उसको, मिलोन रिवॉल्यूशन। ये दो रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है, किर्गिस्तान की उससे रिलेटेड है। जब इन दोनों रिवॉल्यूशंस में जो सिटिंग प्रेसिडेंट थे उनको ऑफिस से निकाल दिया गया था जनता के द्वारा, ठीक है। और रशिया तो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट वो है कि रशिया तो इसको बिल्कुल पॉलिटिकल बैकयार्ड की तरह रखता है और पूरी डोमिनेंस है रशिया की इस कंट्री के ऊपर। अर्ली जब अफगान वॉर चल रहा था तो USA ने भी यहाँ से मतलब किर्गिस्तान से अपने मेन रिफ्यूलिंग और लॉजिस्टिक पर्पज़ के लिए इसको यूज़ किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका मैप मैं लिखवा रही हूँ, ठीक है। मैप में देखो, मैप क्या है इसका, ऐसे है, ये देखो, रुको मैं इसको डिफरेंट पेन से बना देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। नहीं चलो इसी से बना देते हैं, ठीक है। और ये है यहाँ पे और ये है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो है ये है कजाकिस्तान, ये पे क्या है कजाकिस्तान, ये है किर्गिस्तान,
ये है किर्गिस्तान जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये है किर्गिस्तान, ठीक है। यहाँ पे है चाइना, तो देखो कितना लंबा बॉर्डर इसका शेयर हो रहा है चाइना से, इसमें बोला चाइना से शेयर नहीं करता है। ये है चाइना और ये है ताजिकिस्तान, ठीक है। और ये है उज्बेकिस्तान। तो क्या आपको समझ में आ गया कि क्या है, लैंडलॉक है, आपको दिख ही रहा है लैंडलॉक भी है और 4 कंट्री से बाउंड्री है, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और चाइना, इन 4 कंट्रीज से ये वो है। इसकी कैपिटल क्या है, बिश्केक। कैपिटल क्या है इसकी, बिश्केक इसकी कैपिटल है। दूसरी चीज़, ये एक पार्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक CSTO का पार्ट है। CSTO क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे नाटो है ना वैसे ही है CSTO, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। जो नाटो है वो US से लेड है, तो जो CSTO है ये रशिया लेड मिलिट्री अलायंस है। कब बनी थी CSTO, 2002 में बनी थी और अगेंस्ट नाटो है ये तो आप सभी को पता होगा। इसके मेंबर कौन कौन से, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसके मेंबर हैं आर्मीनिया, एक किर्गिस्तान, अभी बताया मैंने किर्गिस्तान तो आप सबसे पहले ही लिख लो। उसके बाद आर्मीनिया अजरबैजान की कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी तो आर्मीनिया भी है उसमें, उसका पार्ट। बेलारूस, कजाकिस्तान भी इसका पार्ट है, किर्गिस्तान तो लिख ही दिया, उसके बाद ताजिकिस्तान भी इसका पार्ट है और रशिया भी इसका पार्ट है। तो ये सारे किसके पार्ट हैं, CSTO के पार्ट है, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 2002 में बनी है। और ये हमारा हो गया किर्गिस्तान का मैप, सारी चीज़ें होगी। क्या इंडिया कोई एक्सरसाइज करता है किर्गिस्तान के साथ, यस, एक खंजर आपने नाम सुना होगा। खंजर एक एक्सरसाइज है जो इंडिया और ताजिकिस्तान के बीच में है, सॉरी इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में है, इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में एक्सरसाइज है खंजर, जो 2011 में शुरू हुई थी। कब हुई थी, 2011 में शुरू। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट किर्गिस्तान, ठीक है। मैप आप इसको बना लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20 हमें क्या बोलता है, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्री डेवलपमेंट के बारे में बताना है। इंटरनेशनल फंड फॉर एग्री डेवलपमेंट जो था ये क्या था, स्पेशलाइज्ड एजेंसी है UN की, सबसे पहले यस ये UN की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। कब सेटअप की गई थी, 1977 में सेटअप की गई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसके, रोम में इसके हेडक्वार्टर हैं, ठीक है। और इसके मेंबर्स कंट्री कितने हैं, 177 मेंबर कंट्रीज हैं इसमें। कब, मतलब किसका आउटकम है, याद रखना ये जो वर्ल्ड फूड कॉन्फ्रेंस हुई थी ना 1974 में, उसका आउटकम है। 1974 में एक वर्ल्ड फूड कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें ये डिस्कस किया गया था कि इंटरनेशनल फंड बनाना चाहिए एग्री डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। और क्या है, स्पेशलाइज्ड एजेंसी है UN की, 13th स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है ये UN की। क्या इंडिया मेंबर है, यस इंडिया तो इसका फाउंडिंग मेंबर भी है। क्या इंडिया मेंबर है, यस इंडिया एक इसका फाउंडिंग मेंबर भी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फाउंडिंग मेंबर याद रखना इसको, इंडिया को फाउंडिंग मेंबर है, ठीक है। उसके बाद किस फर्स्ट सेकंड है, इट इज़ ओनली मल्टीलेटरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन दैट फोकस एक्सक्लूसिवली ऑन ट्रांसफॉर्मिंग रूरल इकोनॉमीज एंड फूड सिस्टम, यस ये ओनली मल्टीलेटरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन है जो रूरल इकोनॉमीज पे ध्यान देता है, फूड सिस्टम पे ध्यान देता है और मेन चीज़ वुमेन पे ध्यान देता है, रूरल वुमेन पे मेन इसका ध्यान है, ठीक है। मेन इनका है कि पब्लिक फाइनेंस प्रोवाइड करना और रूरल एरियाज़ को हंगर से बचाना, ठीक है। थर्ड है द इनोवेटिव कंसेप्ट करेज ब्रिगेड या शौर्य दल, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए वो यही सपोर्ट कर रहा है, बिल्कुल ये जो स्टेटमेंट है ये भी सही है कि करेज ब्रिगेड जो है ये यही चला रहा है, IFAD इंटरनेशनल फंड फॉर एग्री डेवलपमेंट। याद रखना इसमें दो सबसे वो इसको मैनेज 2 गवर्निंग बॉडी करती हैं, एक तो है गवर्निंग काउंसिल और एक है एग्जीक्यूटिव बोर्ड। हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी जो है वो है गवर्निंग काउंसिल, हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी कौन है, गवर्निंग काउंसिल। और याद रखना IFAD एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट भी निकालती है हर साल, उसको बोलते हैं रूरल डेवलपमेंट रिपोर्ट हर साल निकालती है कौन, IFAD, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक हमें रिपोर्ट भी पता चल गई। इंडिया में इसकी नोडल एजेंसी कौन है IFAD की, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, क्या है, एक नोडल एजेंसी है किसकी, IFAD की इंडिया में, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स किसके अंडर आता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर आता है। और इंडिया में कब से काम कर रही है ये, 1979 से और बनी कब थी, 1977 में। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट IFAD। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोलता है, UN वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में हमें बताना है। किसके बारे में बताना है, UN वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में बताना है। The World Food Program is a leading humanitarian organization which deliver food assistance in emergency। बिल्कुल जो ये UN ऑर्गेनाइजेशन है ये क्या है, वो असिस्टेंट प्रोवाइड करती है इमरजेंसी में, बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है, थर्ड स्टेटमेंट भी दे रखी है। सेकंड है, इट इज़ फंडेड एंटायरली बाय वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, यस ये जो है फंड करी जाती है
पूरी की पूरी वॉलेंटरली, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है किसी कंट्री पे कि उनको इसमें वही करना है, मतलब डालना ही है पैसे, ठीक है। और थर्ड स्टेटमेंट है कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इज अवॉर्डेड नोबेल पीस प्राइज इन 2015। नहीं, अभी आपने सुना होगा 2020 में इसको वो दिया गया है नोबेल पीस प्राइज, ठीक है। तो 20 में दिया गया, थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इसकी करेक्ट है। अब वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की अगर बात करो तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम बना कब था? 1961 में ये बनी है, ठीक है। किसने बनाई? बाई FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, और UN जनरल असेंबली ने मिलकर इसको बनाया था 1961 में। इसके भी हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? रोम में है। अभी और किसके हेडक्वार्टर रोम में थे? IFAD, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके भी जो हेडक्वार्टर थे वो कहाँ थे? रोम में थे, ठीक है। और इसके बाद ये जो है UN डेवलपमेंट जो ग्रुप है ना, UNDP, उसका पार्ट है, ठीक है। ये UNDP का भी पार्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, UNDP का भी पार्ट है, UNDP का भी पार्ट है, और ये UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप का भी पार्ट है, ठीक है। दोनों का ये मेंबर है। इसके मेंबर कंट्रीज कितने हैं? 88 मेंबर कंट्रीज हैं। एक और इनिशिएटिव वर्ल्ड फूड प्रोग्राम चलाता है, शेयर द मील। शेयर द मील इनिशिएटिव किसका? ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। शेयर द मील इनिशिएटिव किसका? शेयर द मील इनिशिएटिव किसका है? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का है, ठीक है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का इनिशिएटिव है। और इंडिया में कब से काम कर रही है ये? 1963 से। 1963 से बनी कब थी? 1961 में, 2 साल बाद इंडिया में शुरू कर दी। एक रिपोर्ट भी निकालती है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, उसको बोलते हैं ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस। ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस, ये रिपोर्ट निकालती है कौन? ये निकालती है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ठीक है। ये एक्यूट हंगर को मेजर करती है कंट्रीज में, किस हंगर को? क्रोनिक हंगर या एक्यूट हंगर? एक्यूट हंगर को मेजर करती है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। और हंगर को मेंटेन करती है। तो इंडिया का हंगर इंडेक्स में कितनी रैंक है? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स कौन निकालता है? मैंने बताया था, जिसमें हंगर होगा वही निकालेगा, मतलब वेट हंगर और कंसर्न वर्ल्ड वाइड कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स निकालते हैं, और इंडिया की रैंक जो है इसमें 94 है आउट ऑफ 107, ठीक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। और मेनली ये जो है ना, ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम 2 ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करती है जो कि रोम बेस्ड है। 2 रोम बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के साथ ये काम करती है, क्लोजली रिलेटेड है उनसे, और वो क्या है? UN बेस्ड एजेंसी, दोनों ही UN बेस्ड एजेंसी है। कौन सी? एक तो है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, और एक है जिसने इसको बनाया है, और एक है IFAD जो हमने अभी पहले किया, उनके साथ काम करती है ये। FAO कब बना था? 1945 में, ठीक है। ये IFAD कब बना था? अभी थोड़ी देर पहले बनाया था, 70 क्या था? 1977 में बना है। IFAD कब बना है? 1977 में बना है, ये इसमें बना है। और ये कब बना है? 1961 में। कौन? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ठीक है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स और सारी चीज़ें मैं इसमें अभी करवा चुकी हूँ इसके बारे में। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट UN ह्यूमन राइट काउंसिल। UN ह्यूमन राइट काउंसिल के बारे में बताना है। फर्स्ट है, इट पासिस बाइंडिंग रिजोल्यूशन ऑन ह्यूमन राइट इशू। ह्यूमन राइट काउंसिल जो है बाइंडिंग रिजोल्यूशन पास करती है ह्यूमन राइट इशूज़ के ऊपर। याद रखना, हम ह्यूमन राइट्स हमारे इतने ज़्यादा वोलेट होते हैं तक किसी कंट्री को सजा थोड़ी ना मिलती है उसके लिए, ठीक है। तो ये बाइंडिंग रिजोल्यूशन पास नहीं करती है, सबसे पहली बात। तो सबसे पहली स्टेटमेंट तो हमारी रॉन्ग हो जाती है, ठीक है। सबसे पहली स्टेटमेंट तो हमारी होगी रॉन्ग। सेकंड है, द कंट्रीज आर डिसअलाउड फ्रॉम ऑक्यूपाइंग ए सीट फॉर मोर देन 2 कंसेक्यूटिव टर्म। बिल्कुल, 2 कंसेक्यूटिव टर्म से ज़्यादा आप इसमें अपने मेंबर्स को नहीं रख सकते, और वो भी जो मेंबर्स हैं वो कितने साल के लिए होते हैं? 3 ईयर्स के लिए होते हैं। कितने होते हैं? 3 ईयर्स के लिए होते हैं। एक बार एक टर्म होती है उनकी 3 ईयर्स की। इसका मतलब 2 टर्म्स के बाद वो दोबारा इलेक्शन नहीं लड़ सकते, इसका मतलब 6 ईयर्स तक वो रह सकते हैं इसमें, ठीक है। और इंडिया अभी इस काउंसिल में इलेक्ट हुआ है 3 ईयर्स के लिए, 2019 में इंडिया भी इलेक्ट हुआ था, ठीक है। अगर UN ह्यूमन राइट काउंसिल की बात करूँ, क्या है ये? इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। कौन सी बॉडी? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है ये। कब क्रिएट की गई थी? 2006 में क्रिएट की गई थी। किसने? UN जनरल असेंबली ने। UN जनरल असेंबली ने इसको क्रिएट किया था, ठीक है। किसको रिप्लेस किया था इसने इस टाइम पे? 2006 में UN कमीशन फॉर ह्यूमन राइट, UN कमीशन फॉर ह्यूमन राइट को इसने रिप्लेस किया था। इसके सेक्रेटरीट कहाँ पे है? इसका सेक्रेटरीट है ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट। ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, ये है इसका सेक्रेटरीट। इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे? UN ह्यूमन राइट काउंसिल के हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? इसके हेडक्वार्टर हैं जेनेवा में। इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे? जेनेवा में। इसकी मेंबर कंट्रीज कितनी है ह्यूमन राइट काउंसिल की? 47 मेंबर कंट्रीज हैं। मेंबरशिप किस पे बेस्ड है? इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन पे, मतलब सारे ही जो वो है ना, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है इसके मेंबर्स में। कोई भी मतलब जैसे कि वर्ल्ड बैंक और IMF में क्या है? यूरोपियन यूनियन और USA का ज़्यादा डोमिनेंस है, नहीं, इनमें ऐसा नहीं है। इनमें क्या है? इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है हर जगह, ठीक है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट हमारा हो गया ह्यूमन राइट काउंसिल के बारे में सारी चीज़ें। आंसर आ गया इसका B। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 हमें बोल रहा है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन के बारे में बताना है। सबसे पहले है कि ये जो है
ये बैंकॉक डिक्लेरेशन से बना है, बिल्कुल। ये किससे बना है? बैंकॉक डिक्लेरेशन से बना है। कब बना है? 1997 में, 1997 में। सेकंड है मालदीव्स, म्यांमार एंड थाईलैंड। मालदीव्स इसका मेंबर नहीं है, बे ऑफ बंगाल का मालदीव्स मेंबर नहीं है, ठीक है। तो मालदीव्स तो इसका मेंबर नहीं है, तो म्यांमार और थाईलैंड है, तो इसमें बोला ये सारे मेंबर है, नहीं, इसमें मालदीव्स मेंबर नहीं है। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है, और सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होते ही हमारा आंसर आ जाता है बी। तो ये इसका आंसर हो गया। थर्ड है बिम्स्टेक हैज एस्टेब्लिश्ड ए प्लेटफॉर्म फॉर इंट्रा रीजनल कॉर्पोरेशन बिटवीन सार्क एंड एशियन। बिल्कुल, इन्होंने एक इंट्रा रीजनल कॉर्पोरेशन बनाई है इनके बीच में वो करने के लिए, ठीक है। हाईएस्ट पॉलिसी मेकिंग बॉडी जो बिम्स्टेक में है वो है बिम्स्टेक समिट, ठीक है। क्या है? बिम्स्टेक समिट। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं हमारे इन कंट्रीज़ के अंडर ही अंडर, जैसे कि कालादान प्रोजेक्ट। कालादान प्रोजेक्ट किस में चल रहा है? इंडिया और म्यांमार में चल रहा है। उसके बाद एशियन ट्राइलेटरल हाईवे। एशियन ट्राइलेटरल हाईवे किस में के बीच में चल? इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड के बीच में चल रहा है। BBIN मोटर व्हीकल एग्रीमेंट किस किस के बीच में? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, इन 4 के बीच में। लेकिन अभी ये फुली सक्सेसफुल नहीं हो पाया है, ठीक है। तो बिम्स्टेक के आपको पता ही होगा, बे ऑफ बंगाल के अराउंड जितनी कंट्रीज़ हैं, जैसे कि हो गया इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, उसके बाद म्यांमार, थाईलैंड भी हो गए हैं, और उसके बाद श्रीलंका। ये 7 कंट्रीज हैं इसमें, ठीक है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। गिलगिट बाल्टिस्तान के बारे में बताना है। गिलगिट बाल्टिस्तान इज द नॉर्थ मोस्ट टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेड बाय पाकिस्तान। गिलगिट बाल्टिस्तान कहाँ है? ये इंडिया का मैप है, यहाँ पे है गिलगिट बाल्टिस्तान, यहाँ पे है। तो बिल्कुल ये नॉर्थन मोस्ट पार्ट है, ठीक है। क्या बना दिया मैंने ये मैप में? ये ऐसा कुछ मैप है इंडिया का, ठीक है। तो सेकंड है दी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पासेस थ्रू दिस रीजन। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी यहाँ से पास हो रहा है, ये भी स्टेटमेंट सही है। गिलगिट बाल्टिस्तान बॉर्डर्स द जिंगजियांग ऑटोनोमस रीजन ऑफ चाइना। जो ये है, जो ये गिलगिट बाल्टिस्तान है, ये जिंगजियांग रीजन से वो करता है, बिल्कुल। ये जो यहाँ पे ऊपर है ये क्या है? चाइना का ही रीजन है। और यहाँ पे कौन सी प्रोविंस है? यहाँ पे कौन सी प्रोविंस है? वो वाली प्रोविंस है, जिंगजियांग प्रोविंस चाइना की, बिल्कुल। तो ये भी सही है। तो तीनों ही स्टेटमेंट इसकी हमारी करेक्ट हो जाती हैं। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। म्यांमार किस किस स्टेट से बॉर्डर करता है इंडिया में? देखो, आप इंडिया के नॉर्थ ईस्ट का मैप आपने अगर बनाया हो तो ऐसा कुछ आप मैप बनाते हो, किसका? इसका, इंडिया का, ठीक है। तो यहाँ पे 4 स्टेट्स हैं। यहाँ पे तो है अरुणाचल, ठीक है, यहाँ पे अरुणाचल है, यहाँ नागालैंड है, यहाँ पे मणिपुर है, और यहाँ पे क्या है? मिजोरम है, ठीक है। ये 4 स्टेट्स हैं। तो ये 4 स्टेट्स तो बाइंड करती हैं। तो देखो, अरुणाचल भी है, यहाँ पे म्यांमार हो गया, ठीक है, नागालैंड भी है, मणिपुर भी है, मिजोरम भी है, 4 स्टेट है, ठीक है। लेकिन त्रिपुरा इधर आ जाता है। त्रिपुरा किससे बाइंड है? इधर है बांग्लादेश, यहाँ पे है बांग्लादेश, और मेघालय भी बांग्लादेश। तो त्रिपुरा और मेघालय दोनों बांग्लादेश से हैं, तो म्यांमार से नहीं है। तो 4 और 6 जिसमें नहीं होगा, 4 और 6 जिसमें नहीं होगा, आंसर आ गया ए, ठीक है। आंसर आ गया ए कि ये इससे बाइंडिंग नहीं करती हैं, ठीक है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट मैपिंग के क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? साउथ कोकस पाइपलाइन। साउथ कोकस पाइपलाइन क्यों? साउथ कोकस का नाम कहाँ सुना है? अजरबैजान और आर्मेनिया की जो कन्फ्लिक्ट चल रही थी वहाँ पे सुना था कि जो अजरबैजान और आर्मेनिया है वो एक साउथ कोकस रीजन में रहते हैं। रेंज है ये माउंटेन्स की, उसको बोलते हैं साउथ कोकस रीजन, ठीक है। वहाँ पे एक पाइपलाइन बनी हुई है, साउथ कोकस पाइपलाइन, ठीक है। दी पाइपलाइन वाज बिल्ट टू ट्रांसपोर्ट नेचुरल गैस फ्रॉम शाह डेनिस फील्ड टू जॉर्जियन टर्किश बॉर्डर। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये जो है वहीं से वहीं तक बनी हुई। शाह डेनिस फील्ड कहाँ पे है? अजरबैजान में है, अजरबैजान में है, ठीक है, कैस्पियन सी के पास, कैस्पियन सी के पास। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड है इन ऑर्डर टू हैव मिनिमल इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट। देखो, मैं एक बार मैप बना के दिखाऊंगी आपको, अभी देख लो। इन ऑर्डर टू हैव मिनिमल इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट, जो ये जो साउथ कोकस पाइपलाइन थी ये बाकू तबलीसी सिहान पाइपलाइन पे बनी हुई है। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, उसी के आसपास ये बनाई गई है। थर्ड है दी पाइपलाइन ऑल्सो गोज थ्रू आर्मेनिया। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, ये आर्मेनिया से पास नहीं होती। तो ये कहाँ से पास होती है? अजरबैजान, जॉर्जिया और टर्की, ये इन 3 कंट्रीज से पास होती है, ठीक है। तो पहली 2 स्टेटमेंट जो हैं वो हमारी करेक्ट हैं और थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है। अब देखो इसके बारे में अगर मैं बताऊँ साउथ को, ये जो ये मैप जो बताती हूँ मैं आपको, तो देखो सबसे पहले ये जो मैप है ये किसके बन रहे हैं? आप अपना मैप निकाल के भी देख सकते हो, ठीक है। इतना अच्छा मैं मैप नहीं बनाती हूँ, थोड़ा सा मैप मेरा ऐसा ही रहता है गंदा सा, बट समझाने के लिए इट्स इनफ, ठीक है। और अब यहाँ से डाल दो लाइन, नहीं यहाँ से नहीं, यहाँ से डलेगी, और ये डलेगी यहाँ से, और ये रीजन डलेगा ऐसे।
और ये रीजन लिया ऐसे। ये जो मैं ये कर रही हूँ ये कौन सा, देखो यहाँ पे कैस्पियन सी, यहाँ पे क्या कौन सा है कैस्पियन सी, और ये है अजरबैजान, ये क्या है अजरबैजान है, यहाँ पे क्या है बाकू है इसकी कैपिटल, ठीक है। ये क्या है जॉर्जिया है, ये क्या है जॉर्जिया है, ठीक है, ये जॉर्जिया है, यहाँ पे ब्लैक सी आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे पूरा ब्लैक सी आ जाता है। ये है टर्की, ये क्या है अर्मेनिया, ये क्या है अर्मेनिया। जो पाइपलाइन है साउथ कॉकस पाइपलाइन वो कहाँ से जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगी, कहाँ तक जाएगी, यहाँ से लेके जो ये यहाँ तक है जॉर्जिया और टर्की का बॉर्डर यहाँ तक ही जाएगी, ठीक है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट 692 किलोमीटर की ये पाइपलाइन है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया ये कहाँ से कहाँ तक जाएगी। ये है अर्मेनिया, ये है टर्की, ये है जॉर्जिया और ये है ये, ठीक है। और इसके बाद कुछ और रह गया क्या इसमें, देखो यहाँ पे है तबलिसी, यहाँ पे क्या है तबलिसी, मतलब इसकी जॉर्जिया की कैपिटल है तबलिसी। अर्मेनिया की कैपिटल यहाँ पे येरेवान और इसकी कैपिटल तो मैंने बताई दी यहाँ पे बाकू, ठीक है। तो यहाँ पे एक कंट्री है ईरान, यहाँ पे नीचे कौन सी कंट्री है ईरान है, ठीक है। तो ये सारी कंट्रीज़ हो गई कि ये अजरबैजान है, ये अर्मेनिया है और ये भी अजरबैजान का ही पार्ट है, ठीक है। और ये जॉर्जिया है, ये टर्की है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, याद अजरबैजान और जॉर्जिया से ये पाइपलाइन पास होती है। याद रखना ये पाइपलाइन यहाँ से यहाँ तक ही क्यों बनाई गई है, वेरी इंपॉर्टेंट ये बात है। यहाँ से शाह डेनिस फील्ड से जॉर्जिया टर्किश बॉर्डर तक क्यों बनाई गई है, क्योंकि इसके आगे टर्की में एक वो है, एक और पाइपलाइन है। टर्की में क्या है, एक और पाइपलाइन है जिसका नाम है टनअप, TANAP, एक और पाइपलाइन है टनअप। इसको क्या बोलते हैं, ट्रांस एनाटोलियन नेचुरल गैस पाइपलाइन, ठीक है। ये है ट्रांस एनाटोलियन नेचुरल गैस पाइपलाइन है। ये जॉर्जिया से टर्की के बॉर्डर पे है और ये इसका दूसरा नाम है सैमसन सेलान पाइपलाइन भी है इसका नाम। क्यों, ये टर्की में बिछाई गई है ऑयल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। कहाँ से कहाँ तक, देखो टर्की के बॉर्डर पे यहाँ पे ब्लैक सी है, यहाँ पे है सैमसन, यहाँ पे क्या है सैमसन। ये सैमसन सिटी कहाँ पे है, ब्लैक सी पे है। और ये जो सिलान है ये कहाँ पे है, ये मेडिटेरेनियन पे है, ये मेडिटेरेनियन पे। तो इन दोनों को कनेक्ट करके ये एक पाइपलाइन बनाएगी, ये सैमसन सेलान पाइपलाइन। इसको ट्रांस एनाटोलियन वो भी बोलते हैं क्योंकि ये एनाटोलिया से पास होती है, ठीक है। तो देखो ये हो गई हमारी 2 पाइपलाइंस, 3 पाइपलाइन आज हमने कर लिया। ट्रांस एनाटोलियन पाइपलाइन, ठीक है अभी, और जो बाकू वाली थी बाकू तबलिसी सेलान पाइपलाइन। और 2 पाइपलाइन और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक है ट्रांस एड्रियाटिक पाइपलाइन कहाँ पे है, जो इटली और ग्रीस को जोड़ती है, इटली एंड ग्रीस के बीच में है, विया अल्बानिया कंट्री, विया अल्बानिया के थ्रू जाती है, इटली और ग्रीस को कनेक्ट करती है। ये 800 किलोमीटर की है, ठीक है। ट्रांस एड्रियाटिक पाइपलाइन। एक और पाइपलाइन है जिसका नाम है सुस्पा टर्मिनल पाइपलाइन। ये किसके बीच में है, सुस्पा टर्मिनल पाइपलाइन, ये भी जॉर्जिया और अजरबैजान के बीच में। किसके बीच में, जॉर्जिया एंड अजरबैजान के बीच में, ठीक है। जॉर्जिया, इसी को बाकू सुस्पा पाइपलाइन भी बोलते हैं, बाकू सुस्पा पाइपलाइन। इसका मतलब जो सुस्पा सिटी है वो कहाँ पे है, जॉर्जिया में। बाकू सुस्पा पाइपलाइन भी इसको बोलते हैं। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट पाइपलाइंस आज मैंने करा दी हैं। कौन कौन सी हैं, एक तो है सुस्पा टर्मिनल पाइपलाइन, एक है ट्रांस एड्रियाटिक पाइपलाइन और एक है ट्रांस एनाटोलियन नेचुरल गैस पाइपलाइन। और ये जो हमने बनाई है ये यहाँ से यहाँ तक, ये कौन सी है, साउथ कॉकस पाइपलाइन। ये कौन सी है, साउथ कॉकस पाइपलाइन, ठीक है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पाइपलाइंस करवा दी हैं, सारी की सारी जितनी भी पाइपलाइंस थी वो हमारी हो चुकी हैं। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। अर्मेनिया कंट्री टच करता है किसके बॉर्डर को। अभी मैंने अर्मेनिया का मैप बनाया था, अगर आपको याद हो, अभी जस्ट, ठीक है। मेरे को वो करना ही नहीं चाहिए था। 1 सेकेंड प्लीज़, अगर मेरे को मिल जाता वो मैप तो मैं अभी दिखाती हूँ आपको। देखो ये मैप देखो, अभी मैंने बताया ये क्या है, अर्मेनिया। ये कंट्री क्या है, ये कंट्री क्या है पूरी, ये पूरी है अर्मेनिया। ये पूरी क्या है, अर्मेनिया। तो देखो ये कंट्री किस किस से बाउंडेड है, यहाँ पे है अजरबैजान, ठीक है, यहाँ पे अजरबैजान, यहाँ पे जॉर्जिया, यहाँ पे टर्की, यहाँ पे ईरान, ठीक है। ये 3-4 कंट्रीज़ हैं, उसके अलावा कंट्रीज़ नहीं है, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं अपने उस पर, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इस पे, अर्मेनिया किस किस से टच करता, जॉर्जिया था, वहाँ पे था, अजरबैजान था, टर्की था, टर्की भी था, ईरान था, ईरान था, इराक था, इराक नहीं था। इराक क्या था, इराक इसमें नहीं था। आपने अच्छे से देखा हो तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो इसकी करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगी,
तो 5 नहीं होगा उसमें और सारी कंट्रीज हैं, तो बी होगी इसकी स्टेटमेंट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 हमें क्या बोलता है कि स्मार्ट सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो, ये जो है एक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ लाइट वेट एंटी मैरीन टॉर्पीडो है जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर में यूज होती है फार बियॉन्ड द टॉर्पीडो रेंज। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, इसको रट लेना, स्मार्ट मिसाइल यही है, ठीक है। सेकंड है इट कवर मोस्ट ऑफ इट्स फ्लाइट इन एयर, ये ज़्यादातर फ्लाइट अपनी एयर में कवर करती है एट लोअर एल्टीट्यूड पे विथ टू वे डाटा लिंक, डाटा वे इनका कितना होता है, 2 वे होता है फ्रॉम वॉरशिप से और एन एयरबोर्न सबमरीन टारगेट डिटेक्शन। इसका एक इंपॉर्टेंट फीचर है कि ये जो है ना बीच में ही, मतलब ये जो है एग्जैक्ट लोकेशन बता देती है होस्टाइल मैराइन की बीच में ही, ताकि जो ये टॉर्पीडो है अपना बीच में ही अपनी फ्लाइट को करेक्ट कर सके, मतलब जहाँ पे भी होस्टाइल मैराइन है, होस्टाइल सबमरीन है, वहाँ पे ये पहुँच सके, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है। आंसर इसका क्या हो गया, सी हो गया। आंसर क्या हो गया इसका, सी। अभी उड़ीसा से इसको टेस्ट किया गया है। देखो ये जो है ये शिप है, ठीक है, ये रिलीज ऑफ टॉर्पीडो की एक ये शिप है। इसमें से कौन सी टॉर्पीडो को अभी वो किया गया है, वरुण अस्तर एक टॉर्पीडो है, इंडिजिनियसली बिल्ड थी ये, एंटी सबमरीन इलेक्ट्रिक टॉर्पीडो, इंडिजिनियसली बिल्ड, इसको इससे टेस्ट किया गया है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ नहीं सॉरी, इसको जो टेस्ट किया गया है वो किया गया शौर्य से, इसको जो टेस्ट किया गया है वो किया गया शौर्य से, शौर्य जो मिसाइल है उस टॉर्पीडो है उससे इसको वो किया गया, मिसाइल से टेस्ट किया गया इसको। जो वरुणास्त्र है वो क्या है, वो इंडिजिनियसली बिल्ड न्यूक्लियर कैपेबल हाइपरसोनिक मिसाइल है, ठीक है। इंडिजिनियसली बिल्ड हैवी शिप्ड एंटी सबमरीन इलेक्ट्रिक टॉर्पीडो है वरुणास्त्र, ठीक है। ये वरुणास्त्र, एक बार इसको अच्छे से देख लेना, वरुणास्त्र क्या है, शौर्य क्या है, ठीक है। अभी सर्च करके आप इसको अच्छे से देख लेना। एक और चीज़ याद रखना, इंडियन नेवी के अंडर 2 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, एक है प्रोजेक्ट 28, और एक है प्रोजेक्ट 75, प्रोजेक्ट 28 क्या है, इसमें एंटी सबमरीन वॉरशिप जो सर्विस में है वो बनाए जाते हैं, एंटी सबमरीन वॉरशिप इसमें बनाए जाते हैं, जैसे कि INS, आपने नाम भी सुना होगा, कामोर्टा, कादमात, किल्टन और कवराती, ये सारे किसके अंदर हैं, प्रोजेक्ट 28 के अंदर है सारे। प्रोजेक्ट 75 क्या है, इसमें स्कॉर्पियन क्लास अटैक सबमरीन बनाई जाती हैं। कौन सी, स्कॉर्पियन क्लास एंटी सबमरीन बनाई जाती हैं। इसके अंदर कौन सी आती है, 6 आती हैं, एक होती है कलवारी, एक होती है खांडेरी, एक है करांज, एक है वेला, एक है वागीर और एक है वागशीर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन और यहाँ पे एंटी सबमरीन वॉरशिप बनाए जाते हैं। प्रोजेक्ट 28 और प्रोजेक्ट 75 किससे रिलेटेड है, इंडियन नेवी से रिलेटेड है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आ जाते हैं अगले पे, अभी इसी में पूछ लिया INS कवराती, अभी बताया प्रोजेक्ट 28 के अंदर बनाया जाता है, ये सही है, और क्या है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर में है, तो दोनों स्टेटमेंट इसकी भी हमारी सही होगी, ठीक है। तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है कि अभी 2020 में केमिस्ट्री में प्राइज मिला है क्रिस्पर-Cas9 जेनेटिक सीजर को, कल ही ये क्वेश्चन करवाया मैंने ज्योग्राफी वाले में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉसिबल एप्लीकेशन ऑफ क्रिस्पर किस में यूज हो सकता है, प्लांट ब्रीडिंग में भी यूज हो सकता है, कैंसर ट्रीटमेंट में भी यूज हो सकता है और जेनेटिक डिजीज में भी यूज हो सकता है, तो तीनों जगह यूज हो सकता है, तो आंसर आ गया डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला है किसके लिए, सबसे पहले डिस्कवरी दैट ब्लैक होल फॉर्मेशन इज अ रोबस्ट प्रेडिक्शन ऑफ जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, बिल्कुल इसके लिए भी मिला है। ये किसने बताया, रोजर पेनरोज ने, किसने बनाया, रोजर पेनरोज ने इसको बताया है। सेकंड है द डिस्कवरी ऑफ सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ आवर गैलेक्सी, हमारी गैलेक्सी के सेंटर पे एक सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट बनी हुई है, ये किसने बताया, ये 2 साइंटिस्ट ने मिलकर बताया है, आर गेंजेल और ए गेज, इन गेंजेल और गेज ने मिलकर इसको बताया है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। दोनों ही के लिए फिजिक्स में इन 3 साइंटिस्ट को मिला हुआ है इन 2 चीज़ को बताने के लिए नोबेल प्राइज, तो आंसर हो गया डी, बोथ ए एंड बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे, ब्लैक होल के बारे में बताना है। सबसे पहले हमें ये नहीं पता कि ब्लैक होल किस चीज़ से बना हुआ है, आज तक इसकी फाइंडिंग हुई नहीं है कि ब्लैक होल किससे बना हुआ है, हम नहीं बता पाए हैं, तो इसमें बोल रखा है इट इज़ मेड अप ऑफ डार्क मैटर, ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई। अगर ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई, इसका मतलब सेकंड सही है, देख लेते हैं। इट कैन बेंड द रेज ऑफ लाइट, हर चीज़ को बेंड कर सकता है ये। थर्ड है इट एग्जिस्टेंस कम एज नेचुरल आउटकम ऑफ आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, यस आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अभी बताया, उसी में बताया था ये। और जब 2 ब्लैक होल कोलाइड कर जाते हैं तो उससे क्या निकलती हैं, ग्रेविटेशनल वेव्स भी निकलती हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, तो आंसर आ गया सी, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। 33 क्या है, फिजियोलॉजी में, मेडिसिन में एक वो मिला है हेपेटाइटिस सी वायरस डिस्कवर करने पे, हेपेटाइटिस सी का वायरस डिस्कवर हो गया।
तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब इससे हम क्या क्या वो निकाल सकते हैं। फर्स्ट है इट रिवील्ड द कॉज ऑफ रिमेनिंग केसेस ऑफ क्रोनिक हेपेटाइटिस। ये हमें बताता है कि क्रोनिक हेपेटाइटिस के केसेस कितने हैं, बिल्कुल ये हमें पता चल सकता है। हमें इसके ड्रग्स हम बना सकते हैं और इसके बाद इसका ट्रीटमेंट भी आ सकता है। तो तीनों स्टेटमेंट्स हैं। अभी हमें वायरस का पता चल गया तो हम इसके लिए वैक्सीन, ड्रग्स कुछ भी हम इसके लिए बना सकते हैं, तो ये इसके लिए पॉसिबल हो गया है। तो तीनों स्टेटमेंट इसकी सही हैं। इंडिया में एक हेपेटाइटिस के लिए एक प्रोग्राम भी चल रहा है, नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम 2018 में लॉन्च किया गया था, नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम। इसमें हमें हेपेटाइटिस सी को, इसमें हमें इसको हेपेटाइटिस सी को 2030 तक एलिमिनेट करना है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, ठीक है। 2030 तक हमें उसको एलिमिनेट करना है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे, सुपर कंडक्टिविटी के बारे में बताना है। सुपर कंडक्टिविटी द मटेरियल मस्ट शो जीरो रेजिस्टेंस। देख सुपर कंडक्टर मतलब उसमें रेजिस्टेंस नहीं होना, फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल से। एंड डायमैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म क्या होता है, डायमैग्नेटिज्म एक प्रॉपर्टी होती है नॉर्मल मैग्नेटिज्म से अपोजिट। इसमें क्या होता है, नॉर्मल मैग्नेटिक जो फील्ड होता है सब्सटेंस के अंदर एक्सटर्नल से वो अफेक्ट होता है, लेकिन सुपर कंडक्टर के अंदर नहीं होता है, मतलब बाहर के एक्सटर्नल फील्ड से बिल्कुल अफेक्ट नहीं होता वो सुपर कंडक्टर। मतलब सुपर कंडक्टर के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो भी जीरो होता है, ठीक है, वो भी जीरो होता है। तो ये भी इसकी प्रॉपर्टी होती है, दोनों ही प्रॉपर्टी होती है किसकी, सुपर कंडक्टर की। सेकंड है सुपर कंडक्टर कैन अचीव बोथ एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। यस, उस पर भी जो है सुपर कंडक्टर अचीव किया जा सकता है। आंसर हो गया हमारा सी। जब हम बहुत लो टेम्परेचर पे उसको रखते हैं ना सुपर कंडक्टर को, तो जो उसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, लो टेम्परेचर मतलब अगर मान लो हमने 0 डिग्री केल्विन पे रख दिया, एब्सोल्यूट जीरो इसको बोलते हैं, -273 डिग्री सेल्सियस पे हमने इसको रख दिया, तो भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है अपने रिपल्शन को कवर कर लेते हैं, ओवरकम कर लेते हैं और वो पास में आते हैं और वो पेयर बना लेते हैं, उसको बोलते हैं कॉपर पेयर्स। कूपर पेयर्स, उसको क्या बोलते हैं, कूपर पेयर्स। ये सुपर कंडक्टर की प्रॉपर्टी है जब वो एब्सोल्यूट जीरो पे रखा जाता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और सुपर कंडक्टर्स मेनली मेटल्स होते हैं, लेकिन हाँ और भी हो सकते हैं, ये नहीं केवल और केवल मेटल्स ही होते हैं। मोस्ट सुपर कंडक्टर्स आर मेटल, एक्सेप्शन तो होते ही हैं, ठीक है, मोस्ट मेटल्स होते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट अबाउट सुपर कंडक्टर। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे, हर्ड इम्यूनिटी के बारे में बताना। हर्ड इम्यूनिटी मतलब हर्ड मतलब पूरे झुंड को, इम्यूनिटी मतलब इम्यून हो जाना, मतलब वो ठीक, मतलब पूरे को फर्क ही ना पड़ना किसी बीमारी से, उसको बोलते हैं, मतलब रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाना पूरी ही पब्लिक में, उसको बोलते हैं। तो फर्स्ट है इट इज रेजिस्टेंस टू द स्प्रेड ऑफ कंटेजियस डिजीज एज सफिशिएंटली हाई प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन हैज बिकम इम्यून टू द डिजीज। बिल्कुल सही स्टेटमेंट। इट कैन बी अचीव्ड ओनली थ्रू वैक्सीन। क्या ये केवल और केवल वैक्सीन से नहीं, वैक्सीन से नहीं, अगर उनको खुद इन्फेक्शन हो जाए उससे भी वो उनको हर्ड इम्यूनिटी मिल सकती है। तो केवल और केवल वैक्सीन से नहीं, इन्फेक्शन अगर सबको हो जाए तब भी उससे भी हो सकता है। तो आंसर आ गया ए, करेक्ट पूछा था क्योंकि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है 35 का, तो ए ही है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। क्वेश्चन नंबर 36 हमें क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 36 बोलता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। अभी बताया था मैंने ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में कि कौन निकालता है, जिसमें हंगर आना चाहिए, वेट हंगर लाइफ एंड कंसर्न वर्ल्ड वाइड, ये दो ये निकालते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स को। तो इसका आंसर हो गया डी, इनमें से कोई भी नहीं निकालता। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कौन से 4 चीज़ें यूज़ की जाती हैं, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड मोर्टेलिटी और माल न्यूट्रिशन, ये 4 चीज़ें यूज़ की जाती हैं। 0 से 100 का स्कोर होता है, 0 से 100 का स्कोर होता है, 0 होता है मतलब जीरो हंगर और मैक्स 100 होता है मतलब मैक्सिमम हंगर उस कंट्री में, ठीक है। और इंडिया की रैंक 2020 में कितनी आई है, 2020 में इंडिया की रैंक कितनी आई है, 94 आउट ऑफ 107 कंट्रीज़, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। ए सर, कल ही के मतलब मैं जो बता रही है मैंने ज्योग्राफी का जो लेक्चर है उसमें आप देखना जाके, उसमें ये क्वेश्चन करवाया हुआ है। ए सर रिपोर्ट इट हैज़ बीन रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। क्या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इस रिपोर्ट को रिलीज करती है? नहीं। कौन करता है? एक NGO करता है जिसका नाम क्या है, प्रथम। जिसका नाम क्या है, प्रथम। कब से कर रहा है? 2005 से कर रहा है। सेकंड है इट इज़ ए कम्प्लीटली रूरल सर्वे, बिल्कुल रूरल डिस्ट्रिक्ट्स में जाके वो करता है। थर्ड है एज पर रिपोर्ट ड्यूरिंग कोविड द इनरोलमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन गवर्नमेंट स्कूल इंक्रीज्ड वाइल द फॉलिंग इन प्राइवेट स्कूल, बिल्कुल गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन इसमें बढ़ रहे हैं। तो आंसर आ गया सी, आंसर आ गया सी, ठीक है। और ये जो सर्वे होता है, ये कौन सा बेस्ड सर्वे होता है? हाउस होल्ड बेस्ड सर्विस होता है, बस स्कूल में जाके नहीं, घर पे ही बच्चों से पूछा जाता है। और क्या रिटर्न सर्वे होता है? नहीं, ओरल बेस्ड सर्वे होता है, ओरल सर्वे होता है 1-on-1 बेसिस पे, ठीक है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सी आ गया इसका आंसर। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? कोडेक्स एलिमेंट्रियसिस कमीशन एक बॉडी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? जितने भी मैटर्स हैं FAO और WHO से रिलेटेड उनके लिए, बिल्कुल ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जितने भी फूड स्टैंडर्ड से रिलेटेड प्रोग्राम है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के और WHO के, सारे कौन देखता है? कोडेक्स एलिमेंट्रियसिस कमीशन देखता है। सेकंड है द प्रोग्राम ऑफ वर्क ऑफ कमीशन इज फंडेड थ्रू द रेगुलर बजट ऑफ FAO। ये जो है इसका कोई अलग बजट नहीं होता, FAO और WHO का जो बजट है उसी से ये फंड होता है। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। इसका जो आंसर हो जाता है वो जाता है सी। अगर मैं कोडेक्स एलिमेंट्रियसिस के बारे में बात करूँ तो इसके मेंबर कौन बन सकते हैं? इसके मेंबर जितने भी कंट्रीज़ है ना, ऑल मेंबर्स जो FAO और
WHO के मेंबर्स हैं वो सारे इसके मेंबर बन सकते हैं। कमीशन हर साल मतलब वंस ईयर रेगुलर सेशन करता है। कहाँ पे करता है रेगुलर सेशन? याद रखना, रेगुलर सेशन एक बार रोम में होता है और एक बार जेनेवा में होता है। जेनेवा क्योंकि WHO के हेडक्वार्टर हैं जेनेवा में, और FAO क्योंकि FAO रोम में, क्यों? क्योंकि FAO के हेडक्वार्टर हैं रोम में। अल्टरनेटिवली हर साल यहीं पे करता है ये, अल्टरनेटिवली मीटिंग्स इसकी यहीं पे होती हैं। उसके बाद क्या ये क्या इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये क्या है? इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। ठीक है, कब बनी थी? 1963 में बनी थी, 1963 में बनी थी। कितने मेंबर हैं? 189 इसके मेंबर्स हैं। ठीक है, सेक्रेटरीट इसका रोम में है। ठीक है, इंडिया इसका मेंबर है कि नहीं है? यस, इंडिया भी इसका एक मेंबर है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इंडिया भी मेंबर है। कब बना था? 1964 में इंडिया इसका मेंबर बन गया था। और आप अब बोलोगे इसको कौन मानता है? मानते सब हैं। जैसे कि WTO का जो सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर के अंदर जो सामान को निकाल देते हैं ना, उसके अंडर भी इसकी वो चलती है, मतलब WTO का ये भी इसको रिकॉग्नाइज करते हैं इसको। ठीक है, अभी न्यूज़ में कोडेक्स एलिमेंट्रियसिस कमीशन क्यों है? क्योंकि एक इंडिया एक उसको होस्ट करता है, उसको बोलते हैं कोडेक्स कमेटी ऑन स्पाइसिस एंड कलिनरी हर्ब्स पे ये कमेटी है, कोडेक्स कमेटी ऑन स्पाइसेस एंड कलिनरी हर्ब्स, इस पे ये कमेटी है। कब बनी थी? 2013 में बनी थी। वर्ल्ड में जितने भी स्पाइसेस हैं, कलिनरी हर्ब्स हैं, उनके स्टैंडर्ड को इलेबोरेट करने के लिए। और इंडिया क्या है? इसका एक होस्ट कंट्री है। इंडिया क्या है? होस्ट कंट्री इसका। अभी इंडिया ने इसकी 5th मीटिंग को होस्ट किया है। ठीक है, और इंडिया में इसका नोडल एजेंसी कौन है? कौन इसको वो करवाती है, मतलब स्पाइसेस एंड कलिनरी वाली को? स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया इसको करवाता है, स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया। स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया किसके अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है, इसका सेक्रेटरीट यहाँ पे। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट ये मीटिंग इंडिया में हुई है, और ये किसका पार्ट है? कोडेक्स एलिमेंट्रियसिस कमीशन का ही ये पार्ट है, इसीलिए ये जो न्यूज़ में आया कोडेक्स एलिमेंट्रियसिस कमीशन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सारी एक जगह पे न्यूज़ लिख लेना। ठीक है, पूरा नोट्स बना के। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। हमें ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट रूल्स के बारे में बताना है, तो देख लेते हैं। DM विल सर्टिफाई द जेंडर ऑफ ए पर्सन बेस्ड ऑन एफिडेविट बाय द एप्लीकेंट विदाउट एनी मेडिकल और फिजिकल एग्जामिनेशन। जो ट्रांसजेंडर बिल में जो ये किया गया है कि खुद ही मतलब जो DM है वो उनसे पूछ के ही वो कर सकता है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड, स्टेट गवर्नमेंट विल कॉन्स्टिट्यूट वेलफेयर बोर्ड टू प्रोटेक्ट द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन, ये भी सही है। द ट्रांसजेंडर सेंसिटिव इंफ्रास्ट्रक्चर हैज़ टू बी कंस्ट्रक्टेड विद इन 2 years, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। यस, 2 साल के अंदर ट्रांसजेंडर सेंसिटिव इंफ्रास्ट्रक्चर को भी क्रिएट करना है। तो याद रखना, ये क्वेश्चन 3rd टाइम आ चुका है। ठीक है, करंट अफेयर्स वाले ही लेक्चर्स में। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, आंसर आ गया D। अब ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। 40 क्वेश्चन है, अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन, क्या बोलते हैं? अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन। याद आया? ये क्वेश्चन भी मैं करा चुकी हूँ। ठीक है, ये जो है सबसे पहली बात, इट हैज़ बीन लॉन्च्ड अंडर वेंचर कैपिटल फंड बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने इसको शुरू किया है। ठीक है, इसके अंदर। ठीक है, सेकंड है, इट्स मेन ऑब्जेक्टिव है इंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना SC यूथ के अंदर, और मेन उनके अंदर जो दिव्यांग हैं, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। इसमें क्या है, 1000 जो इनिशिएटिव्स हैं, सुप्रीम कोर्ट बोल रही हूँ, जो ये शेड्यूल कास्ट के यूथ जो हैं, उनके शेड्यूल कास्ट यूथ के जो 1000 इनिशिएटिव हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा, और 30 लाख इन 3 years एज इक्विटी प्रोवाइड किए जाएंगे उनको। ठीक है, 30 लाख इन 3 years एज इक्विटी प्रोवाइड किए जाएंगे, ताकि उनको क्या हो, प्रमोशन हो, वो इनोवेशन करें। हमारा जो शेड्यूल कास्ट है वे क्या करें, वो करें, इनोवेशंस करें। और कब तक ये चलेगी? टिल 2024 तक ये स्कीम, हमें 1000 इनिशिएटिव को वो करना है, क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है 2024 तक। और ये कौन करेगा? थ्रू TBI। TBI क्या है? टेक्नोलॉजी बोर्ड बिजनेस इंक्यूबेटर, टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर के थ्रू आइडेंटिफाई किया जाएगा। और टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर्स के किसके अंडर है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक के अंडर है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। ASIM की फुल फॉर्म अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। कल के ज्योग्राफी लेक्चर अगर जिसने देखा होगा वो इस क्वेश्चन को कर देगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 क्या है? कपिला कलाम प्रोग्राम के बारे में बताना है। अगर आपको कपिला की फुल फॉर्म ही पता है तब भी आप इसको कर दोगे। ठीक है, कपिला की फुल फॉर्म क्या है? कपिला की फुल फॉर्म इसमें दे रखी नहीं है। कलाम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस, कलाम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लेना। ठीक है, ये होते हैं कपिला की फुल फॉर्म। कलाम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस।
एंड अवेयरनेस। क्या ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक के अंदर है? नहीं, ये किसके अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर। ये तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई। सेकंड है इट एम्स एट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस। ये तो आपको स्टेटमेंट से ही पता चल रहा है, तो आंसर क्या हो गया इसका? बी। आंसर क्या होगा? बी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डीएनए बार कोडिंग के बारे में बात चल रही है। डीएनए बार कोडिंग क्या है? इट विल हेल्प इन डिटेक्टिंग इन्वेजिव स्पीसीज एंड इन स्पीसीज सर्विलियंस। ये जो है ये डिटेक्ट करेगा इन्वेसिव स्पीसीज़ को और स्पीसीज सर्विलेंस को। बिल्कुल। इट विल हेल्प एड्रेस चैलेंजेस ऑफ वाइल्ड लाइफ क्राइम एंड एक्सोटिक स्पीसीज। ये भी स्टेटमेंट सही है। थर्ड है ये फ्रॉड्स को भी चेक कर सकता है, ये भी सही है। तो डीएनए बार कोडिंग अगर हम कर देते हैं तो तीनों ही स्टेटमेंट सही हो जाएंगी। मेन डीएनए बार कोडिंग क्या है? डीएनए बार कोडिंग में एक जीन या डीएनए सीक्वेंस को यूज़ किया जाएगा आइडेंटिफाई करने के लिए किसी भी पर्टिकुलर स्पीसीज, किसी भी ऑर्गेनिज्म को, कि वो किस स्पीसीज से बिलोंग करता है। अगर आप इसको नहीं समझे तो समझो कि जैसे कि बिस्किट का पैकेट लेते हो तो उस पर एक बार कोड लिखा होता है, और जब आप किसी मशीन से उसको स्कैन करते हो तो क्या निकलता है? उसकी सारी डिटेल्स निकल जाती है, बिस्किट है, कितना इसका रेट है, क्या है। तो वैसे ही बार कोड हमारा डीएनए का भी बनाया जाएगा, और कोई भी अननोन अगर हमारे पास स्पीसीज आ गई तो उस बार कोड को, मान लो उसका बार कोड बनाया जाएगा, ठीक है, और उसको फिर आइडेंटिफाई किया जाएगा, उसको क्लासीफाई किया जाएगा कि ये किस में है, ठीक है, ये किस उसमें आते हैं। 2 सेंटर हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिखवा रही हूँ। सेंटर फॉर डीएनए बार कोडिंग, सेंटर फॉर डीएनए बार कोडिंग ऑफ लाइफ फॉर्म्स, डीएनए बार कोडिंग ऑफ लाइफ फॉर्म्स। ये कहाँ पे है? ये सेंटर ये है केरला में। ये कहाँ पे है? ये सेंटर है केरला में। एक और सेंटर है फ्रेश वाटर, एक और सेंटर फ्रेश वाटर बायोलॉजी रीजनल सेंटर, फ्रेश वाटर बायोलॉजी रीजनल सेंटर। ये कहाँ पे है? ये कहाँ पे? हैदराबाद में है। ये कहाँ पे है? हैदराबाद में। वेरी 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 इंपॉर्टेंट हैं ये 2 जो हैं, ये डीएनए बार कोडिंग के सेंटर हैं, ठीक है, इंडिया में। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे, ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। शिशु कहाँ पे है? शिशु प्लेस कहाँ पे है? ठीक है, 43 है। शिशु प्लेस कहाँ पे? याद रखना, शिशु कहाँ पे? इंडिया में है। इंडिया में भी कहाँ पे? लाहौल स्पीति में। कहाँ पे है? लाहौल स्पीति में। लाहौल स्पीति कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। दूसरा नगोर्नो काराबाख रीजन। नगोर्नो काराबाख कहाँ पे है? अफगानिस्तान में? नहीं, अभी बताया अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में है, ठीक है। नगोर्नो काराबाख सेकंड पे नहीं है, तो अगर ये यहाँ पे नहीं है, लेकिन शिशु जो जगह है वो कहाँ पे? एक टाउन है लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में, हिमाचल प्रदेश के, ठीक है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अभी ये शिशु इसमें न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि अभी अटल टनल बन रहा है, तो वहाँ जगह उसी के पास है ये। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में। स्वामित्व स्कीम। स्वामित्व स्कीम क्या है? इसमें जितने भी लाल डोरे के अंडर जितने भी वो है ना प्रॉपर्टीज उसकी गांव की, उसको उसके अंडर डाल दिया जाएगा, रजिस्ट्री उनकी होएगी, ठीक है, उनकी रजिस्ट्री होएगी। और ये किसके अंडर है? याद रखना, ये मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के अंदर है। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के अंदर है। जितने भी जिनकी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है, सारी प्रॉपर्टी लाल डोरे के अंडर रजिस्टर्ड होंगी अब, तो उसको बोलते हैं। फर्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, वो नोडल एजेंसी है इसके इंप्लीमेंटेशन के लिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट होगी रॉन्ग, देख लेते हैं। सेकंड, इट इज ए सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। याद रखना, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये क्या है? सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, 100% फंडिंग सेंटर करेगा, ठीक है। सेकंड भी रॉन्ग हो गया, तो आंसर क्या आ गया? थर्ड क्या है? इसमें प्रॉपर्टी वैलिडेशन प्रोवाइड किया जाएगा रूरल इंडिया के लिए, तो यही है, ठीक है, मेनली रूरल इंडिया के लिए ये वो किया गया है। अगर स्वामित्व की आप फुल फॉर्म मेरे से पूछो कि इसकी स्वामित्व की फुल फॉर्म क्या है, तो याद रखना इसकी फुल फॉर्म बता रही हूँ। सर्वे ऑफ विलेजेस, सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग, सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी, इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज, इन विलेज एरियाज, ठीक है, ये चीज़ है, ये इसकी फुल फॉर्म है। कब लॉन्च की गई है ये स्वामित्व स्कीम? 2020 में। कब लॉन्च की गई है? 2020 में, 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल को क्यों? क्योंकि उस दिन पंचायती राज डे मनाया जाता है। उसी दिन क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1993 में उसी दिन 73rd अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ था पंचायती राज के लिए, और पंचायती एज कॉन्स्टिट्यूशन में फॉर्मली एंटर किया गया था। और जो ये प्रॉपर्टी कार्ड करे जाएंगे, क्या इनकी नाप नूप के किए जाएंगे? नहीं, ये ड्रोन टेक्नोलॉजी में यूज़ की जाएगी उनकी प्रॉपर्टी को मापने के लिए। कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की जाएगी? ड्रोन टेक्नोलॉजी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। गुपकार डिक्लेरेशन। गुपकार डिक्लेरेशन न्यूज़ में है। गुपकार डिक्लेरेशन न्यूज़ में कहाँ पे है? याद रखना, जम्मू कश्मीर के में जो जितने भी ये जो अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने ग्रुप बनाया है आर्टिकल 370 और 35 ये जो हटा है सेक्शन, उसको दोबारा रिगेन करने के लिए, ठीक है, तो उन्होंने ये बनाया। तो ये क्या है? स्टेटहुड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में के लिए ये बनाया गया पॉलिटिकल अलायंस। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। कौन सी रिपोर्ट निकालती? देखो, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बहुत बार करवा चुकी है। कौन निकालता है? यूएनडीपी। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स ये कौन निकालता है? वर्ल्ड बैंक। मैंने बताया है बहुत बार। पॉवर्टी एंड शेयर ये भी कौन निकालता है? वर्ल्ड बैंक। याद रखना, पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉपर्टी रिपोर्ट कौन निकालता है? वर्ल्ड बैंक। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2 बार मैं करवा चुकी हूँ, ये वर्ल्ड बैंक ही निकालता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यूएनडीपी निकालता है। और याद रखना, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है वो यूएनडीपी ही निकालता है।
कौन निकालता है? ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यूएनडीपी ही निकालता है। इसमें पूछा है वर्ल्ड बैंक कौन सी निकालता है, तो वर्ल्ड बैंक तो 1 और 4 मतलब जो ये हो गया ना, वर्ल्ड बैंक कौन सी निकालता है, तो वर्ल्ड बैंक 2 और 3 निकालता है। अगर यूएनडीपी पूछता तो 1 और 4 हो जाता। ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना इसको। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। क्वेश्चन नंबर 47 क्या बोलता है? क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो के बारे में बोलता है। क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो क्या होता है? बड़े अच्छे से मैंने इकोनॉमी के उसमें बताया था, नहीं किसी ने ध्यान दिया तो अभी देख लो। क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो होता है, क्रेडिट मतलब लोन्स कितने दिए गए हैं, बाई डिपॉजिट मतलब उसमें सेविंग्स कितनी है लोगों की। ठीक है, उसको बोलते हैं क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। अभी इसमें क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर वुड डिक्लाइन, कौन से कम करेंगे, ये कम करना है, कौन सी ये फैक्टर कम करेंगे, देखते हैं। हायर फाइनेंशियल सेविंग विद द बैंक, बैंक की अगर सेविंग ज़्यादा होंगी तो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो क्या होगा? कम होगा, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो मतलब देखो अगर सेविंग लोग ज़्यादा कर रहे हैं, लोन पे नहीं ले रहे हैं, तो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो कम ही होगा ना, तो यस, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड है इंक्रीज इन क्रेडिट क्रिएशन इन क्रेडिट इकोनॉमी। इकोनॉमी देखो अगर क्रेडिट ज़्यादा हो रहा है, लोन्स अगर लोग ज़्यादा ले रहे हैं, अगर लोन्स ज़्यादा डिस्पर्स कर रहे हैं, तो क्रेडिट जो डिपॉजिट रेशियो होगा वो भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो वो भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो सेकंड स्टेटमेंट तो होगी रॉन्ग। तो मतलब अगर ज़्यादा क्रेडिट क्रिएशन होगा तो क्या होगा? सीडीआर ज़्यादा होगा। हमें क्या करना है? कम करना है। थर्ड है सडन इंक्रीज इन जीडीपी ग्रोथ रेट। जीडीपी ग्रोथ रेट में सडन इंक्रीज ऐसा थोड़ी ना होता कि एकदम से जीडीपी में सडन ग्रोथ आ गई तो डिक्लाइन हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। तो थर्ड स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, सेकंड भी रॉन्ग है, इसका आंसर आ गया ए। इसका आंसर आ गया ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। सोशल सिक्योरिटी कोड के बारे में हमें बता रहा है। सोशल सिक्योरिटी कोड, द कोड हैज़ डिफाइंड द गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर एंड हैज़ अकॉर्डिंगली प्रोवाइडेड फॉर देयर रजिस्ट्रेशन। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर को इसने डिफाइन किया है। सेकंड है द कोड प्रोवाइड फॉर मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन बाय एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म टू प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट टू द गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर। ये स्टेटमेंट हो गए, यहाँ पे मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन नहीं है, गवर्नमेंट चाहे गवर्नमेंट के वॉलंटरी बेसिस पे है, गवर्नमेंट चाहे तो वो अलाउ कर सकती है उनको कि एग्रीगेटर को पैसे देने हैं या नहीं देने हैं। ठीक है, तो ये मैंडेटरी नहीं है, तो आंसर आ गया ए। ठीक है, आंसर आ गया ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? क्वेश्चन नंबर 49 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 पे आ जाते हैं। क्या है? TLTRO, टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, बहुत बार करवा लिया है। टारगेटिंग लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, रेपो ऑपरेशन क्या होते हैं? शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, जब बैंक RBI से पैसे लेते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं रेपो ऑपरेशन। और जब वो लॉन्ग टर्म के लिए पैसे ले और रेट उनका हो ऑन रेपो रेट वाला, तो उसको क्या बोलते हैं? टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। ठीक है, टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। ठीक है, तो देख लेते हैं। अनलाइक नॉर्मल रेपो, द टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन हैव ए लॉन्गर मैच्योरिटी पीरियड, बिल्कुल 1 से 3 साल का मैच्योरिटी पीरियड होता है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन इज यूजुअली हायर देन रेपो, नहीं, हायर देन रेपो नहीं होता, रेपो रेट ही होता है इसका। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या होगी? रॉन्ग होगी। सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग, फर्स्ट सही। थर्ड देख लेते हैं। द लिक्विडिटी अवेल्ड बाय बैंक्स थ्रू दिस रूट हैज टू बी इंजेक्टेड इनटू सर्टेन स्पेसिफिक सेक्टर्स ओनली। इसके द्वारा जो भी लिक्विडिटी होगी इसको स्पेसिफिक सेक्टर में डालना है, बिल्कुल, जो ताकि वहाँ पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट करें या फिर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में डालें, कमर्शियल पेपर्स में डालें, नॉन कन्वर्टिबल डेब्ट उसमें डालने, तो स्पेशलाइज्ड सेक्टर्स में ही पैसे डालने हैं यहाँ के। तो फर्स्ट एंड थर्ड सही हैं और ये गलत है। ठीक है, सेकंड। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। स्टेट डेवलपमेंट लोन्स के बारे में बात चल रही है। स्टेट डेवलपमेंट लोन्स के बारे में बात चल रही है। तो स्टेट डेवलपमेंट लोन्स आर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय स्टेट गवर्नमेंट टू रेज शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। ये याद रखना, ये जो होते हैं ना, ये स्टेट क्या बोलते हैं इसको? स्टेट डेवलपमेंट लोन्स। ये क्या होते हैं? डेटेड सिक्योरिटीज़ होती हैं। क्या होती हैं? डेटेड सिक्योरिटीज़ होती हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट वो करती है, इशू करती है अपनी मार्केट को, मतलब मार्केट से बोरो करने के लिए सामान को। ठीक है, मार्केट से बोरो करने के लिए मनी को। ठीक है, तो उसको बोलते हैं ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं होती, क्या होते हैं? डेटेड सिक्योरिटीज़ होती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट होगी हमारी रॉन्ग। सेकंड क्या है? स्टेट डेवलपमेंट लोन्स आर एलिजिबल टू बी यूज्ड एज कोलेटरल फॉर लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। यस, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के लिए आप स्टेट लोन्स को वो कर सकते हो। और लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी ही नहीं, SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के लिए भी आप इसको कोलेटरल में रख सकते हो। ये क्या होते हैं? जीरो गिल्ट एज सिक्योरिटी भी इसको बोलते हैं, क्योंकि इनके जो वो होने के चांसेस होते हैं बहुत कम होते हैं, इनके मतलब NPA बनने के चांसेस बहुत कम होते हैं। मतलब गवर्नमेंट तो है आपको पैसा वापस लौटाएगी ही लौटाएगी। ठीक है, और जो इनका इंटरेस्ट रेट है कैसे डिटरमाइन होता है? इनका इंटरेस्ट रेट ऑक्शन से डिटरमाइन होता है। ऑक्शन से डिटरमाइन होता है। ऑक्शन कौन करता है? RBI करता है। कहाँ पे करता है? ई-कुबेर प्लेटफॉर्म पे करता है। कहाँ पे करता है? ई-कुबेर प्लेटफॉर्म पे RBI ऑक्शन करता है इनके इंटरेस्ट रेट के लिए, इनके इंटरेस्ट रेट के लिए।
तो हो गया हमारा ये। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, सेकंड सही है। तो हमें पूछा कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो बी स्टेटमेंट करेक्ट है, ए रॉन्ग है। तो आज के हम जो हमारे 50 क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट करा चुके हैं दिसंबर मंथ के। अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लेक्चर को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और इस लेक्चर को शेयर भी करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये लेक्चर पहुँच सके और हम भी मोटिवेट हो सकें कि हमारे भी सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलो इसी नोट पर हम आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।